सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर श्रुति गुप्ता SLQAC मेंबर हूँ, स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की मेंबर हूँ मैं। आप सब लोग जानते हैं जैसा कि NAC ने एक नया कंसेप्ट प्रारंभ करने का विचार किया है, जिसका नाम है प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस। अभी तक NAC जो है वो एक स्टैंडर्ड एक्रेडिटेशन प्रोसेस पे चलता था, जो कि 5 साल का डेटा जिसमें हमें देना होता था और उसके बाद NAC के द्वारा पीयर टीम विजिट होता था। उससे पहले डेटा वैलिडेशन, वेरिफिकेशन वगैरह का पूरा प्रोसेस होता था और फिर उसके बाद NAC पूरा हमारा असेसमेंट करके पीयर टीम का उसका स्कोर लेकर के, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे का स्कोर लेके, हर चीज का स्कोर लेकर के और फिर एक ग्रेड देता था जो A++ से लेके और D तक जाता था, रादर C तक जाता था, क्योंकि D का अर्थ होता था नॉट एक्रेडिटेड। तो ये पूरी प्रक्रिया NAC की होती थी। लेकिन NAC को स्वयं को भी शायद ये रियलाइज हुआ कि चूंकि ये काम बहुत एग्जॉस्टिव है, डेटा बहुत ज्यादा मांगा जाता है और इस कारण से बहुत सारे महाविद्यालय जो हैं वो NAC की प्रक्रिया में आने से कतराते हैं। तो ये सब सोच करके उन्होंने एक नई प्रक्रिया प्रारंभ करने का निश्चय किया है, जिसे कहते हैं प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस। इससे संबंधित ये क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ब्रीफ में बताने के लिए हम आपके अभी तक 2 वेबिनार्स हम करवा चुके हैं, जिसमें NAC बेंगलुरु ऑफिस से ही जो रिसोर्स पर्सन हैं वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने आपको एक बार एक आइडिया दिया था, समय समय पर हम भी आपको पत्र भेजते रहे हैं, आपको हम मैनुअल इसका भेज चुके हैं। कुछ कॉलेजेस से हमने एक स्कोर शीट के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करे थे, जिसके आधार पर हमने उन कॉलेजेस को स्कोर भी दिया था क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस के लिए। तो पिछले 3 महीने से रादर हम इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं लगातार। तो उम्मीद करती हूं कि आप लोग इससे थोड़े बहुत वाकिफ हो चुके होंगे। कल से हमने, जो बीता हुआ कल था 26 तारीख से, हमने एक 3 कार्यशालाओं की एक सीरीज हमने प्रारंभ करी, एक श्रृंखला प्रारंभ करी है और इस श्रृंखला में हम हर दिन एक दिन की ये कार्यशाला है और हर दिन अलग कॉलेजेस हैं और हमारा प्रयास ये है कि इसमें जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं और जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, ये इसमें आपको कैसे भरना है और साथ में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज आप लगा सकते हैं। हालांकि NAC ने अपनी SOP दे रखी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरा दे रखा है, उसमें उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी पूरा कोट कर रखा है। पर कई बार हमारे को यहाँ पर SLQAC में हमें कई बार ऐसा देखने में आता है कि महाविद्यालय उसको पूरा ढंग से नहीं समझ पाते शायद। तो हमें लगा कि हम एक बार इन जनरल हम एक वर्कशॉप करा ले, जिसमें हमारे अपने ही राज्य के 2 रिसोर्स पर्सन्स को हमने इसके लिए तय किया, उनसे अनुरोध किया और उन्होंने, हमारा सौभाग्य कि उन्होंने इसके लिए हमें हामी भरी। और वो 2 जन आपको आज, एक डॉक्टर सुनील शुक्ला जो हैं, ये बीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में जूलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये आपको बेसिकली जो क्वांटिटेटिव पार्ट है PAC के बारे में थोड़ा ब्रीफ में, कि क्या होता है PAC, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस, और साथ में जो इसका क्वांटिटेटिव पार्ट है, उस क्वांटिटेटिव पार्ट में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद डॉक्टर दिव्या जोशी, ये इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में। ये आपको कॉलेज की प्रोफाइल में क्या क्या डेटा भरा जाएगा और जो क्वालिटेटिव पार्ट है, जिसमें 15 सवाल हैं 30 नंबर के, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए, इसमें क्या क्या महाविद्यालय अपनी तरफ से और ऐड ऑन कर सकता है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें, उस चीज को लेकर के आज ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करने का हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से 1-2 रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो अभी हमारी वर्कशॉप शुरू भी नहीं हुई और 2 जनों के हैंड रेज हो गए। सर, हैंड रेज तो क्वेश्चन के लिए होगा, अभी हैंड रेज जिसने भी कर रखा है, डॉक्टर जमर राम है, प्लीज अभी तो हाथ नीचे कर लीजिए, अभी तो पढ़ाना शुरू ही नहीं किया है। तो सवाल की स्थिति तो थोड़ी सी बाद में रखें तो बेहतर है। पहली चीज ये कि ये वर्कशॉप हमने रखी है, 255 कॉलेजेस तो लिस्टेड हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने हमसे अनुरोध किया और हमने उनके साथ लिंक भी शेयर किया है। तो कुल मिला के संख्या ज्यादा है, लेकिन हम आपकी अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं।
तो अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं से मेरा तात्पर्य है कि कृपया चैट बॉक्स में आप लोग लगातार गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या अपने कॉलेज के नाम लिखना प्लीज। इसको थोड़ा सा इसको रहने दें, क्योंकि हम अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी आप लोगों के सवाल हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप चैट बॉक्स में उसको लिखना शुरू करें। आपको जो भी सवाल आपको ध्यान आता जाता है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी आपको जो ध्यान आता जाता है, या अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हैंड रेज करने से ज्यादा बेहतर रहेगा। आप उसको चैट बॉक्स में लिख दें। जब हमारा ये सेशन पूरा कंप्लीट होगा आज का, उसके बाद एंड में ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम सारे चैट बॉक्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम उठा करके, और हमारे रिसोर्स पर्सन और हम लोग SLQAC में हम प्रयास करेंगे कि उन आपकी जितनी भी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी समस्याएं हैं, यथासंभव उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए वहां पर हम सवाल उठा लें, वहां से हम देख पाए, इसके लिए आवश्यक है कि बीच बीच में कॉलेजेस के नाम ना पॉपअप करें। आई अगेन रिपीट, हम अटेंडेंस नहीं ले रहे हैं, ना आपको इसका कोई अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। ये ऑनलाइन वर्कशॉप है और पूर्णतया आपके अपने बेनिफिट के लिए है और आपके स्वविवेक पर है कि आप इसको अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग 75 लोग इसमें अब तक जुड़ चुके हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हमारे कॉलेजेस इसमें इंटरेस्टेड हैं इस कार्य को करने में। मैं ये भी बता दूं आपको कुछ एक चीजें कि हमारे ऊपर, ये देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज कॉलेजेस के नाम ना लिखें आप लोग चैट बॉक्स में। जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरी आपसे लिटरली करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे को क्वेश्चंस उठाने में मुश्किल होने लगेगी फिर, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह से लिखने की। दूसरी चीज, PAC जो भी ये जितने कॉलेजेस जुड़े हैं, ये मैक्सिमम वो हैं जो नए हैं कंपैरेटिवली, जो इसमें से अधिकांशतया एक बार भी अभी तक NAC की एक भी साइकिल करवाई नहीं है। PAC को थोड़ा सीरियसली लीजिए। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है NAC ने आपको। 1 साल के डेटा से आपको एक प्रोविजनल एक्रेडिटेशन जो 2 साल के लिए मान्य होगा वो मिल सकता है। कंपैरेटिवली कम मेहनत में हम बहुत कुछ गेन कर ले जाएंगे, क्योंकि यदि कोई भी फंड्स की बात होती है तो याद रखिए कोई भी फंड्स अब आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे जब तक कि आपका महाविद्यालय प्रत्यायित नहीं होगा। एक्रेडिटेड अगर नहीं होगा तो फंड्स मिलना अब मुश्किल है। UGC से, रूसा से या किसी भी और एजेंसी से फंड्स मिलना मुश्किल है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने। एक जो कॉमन समस्या आ रही है, हर दूसरा कॉलेज एक ही बात कहता है, स्टाफ नहीं है, तो इसलिए हम एलिजिबल नहीं हैं। पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात क्लियर कर दूं, स्टाफ आज नहीं है, ये सरकारी प्रक्रिया होती है। हो सकता है स्टाफ कल हो जाए, लेकिन आज स्टाफ नहीं है इसलिए आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। कल को स्टाफ होगा तो आपके पास एक्टिविटी नहीं होगी शोकेस करने को। तो इसलिए PAC की पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझिए। हमारे दोनों रिसोर्स पर्संस जो जो आपको समझाते हैं उसको प्लीज आप लोग उसको नोट डाउन करिए और उस पे अमल करने का प्रयास करिए। जितनी एक्टिविटीज हो सकती हैं उतनी एक्टिविटीज SSR के मैनुअल और PAC के मैनुअल के अकॉर्डिंगली कराने का प्रयास करिए। जो कमियां हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मैं पहले परिचय दे दूं। वैसे बता चुकी हूं मैं, डॉक्टर सुनील शुक्ला, ये हमारे पहले रिसोर्स पर्सन हैं और ये आपको बताएंगे क्वांटिटेटिव जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हैं क्वांटिटेटिव, इनका 0 से 2 तक का स्कोरिंग होता है, आपने मैनुअल में देखा होगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, क्या उसका तरीका होगा, वो सारा आपको डॉक्टर सुनील शुक्ला बताएंगे। उसके बाद में हम क्वालिटेटिव पार्ट पर आएंगे, क्वालिटेटिव पार्ट एंड कॉलेज प्रोफाइल, जो आपको डॉक्टर दिव्या जोशी बताएंगी। ये डूंगर कॉलेज बीकानेर में है, जो लगातार तीसरी बार A ग्रेड कॉलेज है और वहां पर इनका कॉलेज को A ग्रेड दिलाने में पूरी टीम, प्राचार्य, पूरे महाविद्यालय का बहुत लग करके इन्होंने काम किया था और उसमें दिव्या मैम का बहुत बड़ा योगदान था। सुनील शुक्ला जी मीरा गर्ल्स कॉलेज में हैं और इनके कॉलेज ने SSR सबमिट कर दी थी अभी कुछ समय पहले। इनका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे हो चुका, डेटा वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो चुका, प्री क्वालिफाई कर चुके और कल इनके पास डेट्स आ गई हैं और मई में ही अब इनके यहाँ भी NAC की पीयर टीम आ जाएगी। तो हम पूरे राज्य की शुभकामनाएं मीरा गर्ल्स कॉलेज के साथ हैं।
और अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुनील शुक्ला को कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। थैंक यू। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी किसी भी स्टेज पे आपको लगता है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखना शुरू करें, हम वहां से ले लेंगे। मैंने अभी बोला बिच्छीवाड़ा कॉलेज, जिस कॉलेज में केवल एक संकाय सदस्य है, वहां आईक्यूएसी का गठन कैसे करें, हम ये सारी चीजें बाद में लेते हैं, ठीक है? आप लोग लिखते चलिए उस पे चैट बॉक्स पे, हम सारे क्वेश्चंस को बाद में एड्रेस करेंगे। डॉक्टर सुनील शुक्ला। धन्यवाद श्रुति जी। सभी का स्वागत है। मुझे मौका दिया SLQAC ने इस चीज के लिए कि PSC के बारे में बात करूं, और आपकी शुभकामनाएं हमको चाहिए कि मैम पीएल टीम के लिए हमेशा कि हम भी अच्छा कर पाए, अपनी तरफ से बेहतरीन कर पाए। तो बिना समय जाया करते हुए मैं सीधा अपने जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर आता हूँ और आप लोगों से बात करूंगा कि क्या चीज़ें हमको आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है। तो उन चीज़ों की मैं बात करना चाहूँगा। पहली चीज जो श्रुति मैम ने एक ब्रीफ आइडिया सबको दे ही दिया है कि वाई PSC एंड व्हाट PSC, क्योंकि क्यों जरूरत पड़ रही है नैक को और क्या सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जैसा मेरा इंट्रोडक्शन मैम ने दे दिया, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर में कार्यरत हूँ और हम लोगों ने अभी SSR सबमिट किया है, DVV क्वालिफाई कर लिया है, PAT प्री क्वालिफायर भी हम लोगों का आ गया है। ये सारी शब्दावली जो श्रुति मैम ने कही या मैं बोल रहा हूँ, वो सारी सारी संबंधित है जो रेगुलर एक्रेडिटेशन के साथ में होती है। बट जो हम अभी बात करेंगे वो रेगुलर एक्रेडिटेशन से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा क्या काफी भिन्न है, और कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि राजस्थान में जितने नए कॉलेजेस हैं उनके लिए बहुत आसान है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन से कॉलेजेस PSC के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन से कॉलेजेस हैं। जैसा श्रुति मैम ने बताया कि जिनका एक एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो चुका, अर्थात वे सारे कॉलेज, अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो वे सारे कॉलेज जिनका की स्थापना पिछले वर्ष हुई है, इस वर्ष स्थापित नहीं, जिन्होंने ये जिनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए हैं बच्चों के, वो एलिजिबल है। या फिर वे कॉलेजेस जिनका एक्रेडिटेशन की वैलिडिटी एक्सपायर हुए 2 साल, 5 साल, 7 साल हो चुके हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, चूंकि SLQAC से हम संपर्क में रहते हैं और कभी करीब सारे ही कॉलेजेस संपर्क में रहते हैं, तो उनके अगर रेगुलर एक्रेडिटेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जो एक्सपायर हो गए, जो कि हमको पता है 5 साल के लिए मिलता है, तो वो इस चीज के लिए जा सकते हैं, पुराने कॉलेजेस भी जा सकते हैं। जो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस जो है, उसका जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है दैट इज वैलिड फॉर 2 years, जो कि SSR में 5 साल है, यहाँ पे 2 साल के लिए हो सकता है। कितनी बार हम PSC कर सकते हैं, तो यहाँ पे NAC के द्वारा एक सीलिंग दी गई है कि वो PSC जो है वो हम 2 बार, अर्थात अधिकतम 4 वर्ष के लिए हम PSC ले सकते हैं, चाहे वो कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में हो या कॉन्सिक्यूटिव 2 years में हो, वो हम उस चीज को ले सकते हैं। तो अधिकतम 2 बार हम ले सकते हैं। लेकिन जो PSC है हमारा, या प्रोविजनल एक्रेडिटेशन जो है, स्पेशली ये जो बात कर रहा हूँ वो बात मैं कर रहा हूँ पुराने कॉलेजेस की, कि वो किसी साइकिल के साथ में एसोसिएट नहीं कर सकते, अर्थात वो साइमल्टेनियसली अगर दोनों चीजों का फॉर्म भरेंगे तो उनमें से सिर्फ एक ही के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए नहीं। SSR के लिए वो तैयारी नहीं कर सकते, एक का वैलिडेशन एक्सपायर होगा उसी के बाद में दूसरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो PSC की वैलिडिटी खत्म होने वाली है तो उसके साथ साथ आप SSR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस साथ नहीं चलते। कंपैरेटिवली फीसेस की बात करता हूँ, जो कि PSC के लिए जो फीस सजेस्ट की गई है, क्योंकि एक ये बड़ा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बर्डन कॉलेज के ऊपर होता है। रफली एक एक्रेडिटेशन का जो सरकारी खर्चा है, जिसमें NAC के हमको पेमेंट करना है, दैट इज रफली अराउंड 3.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा होता है, 3.25 3.5 लाख रुपए का। लेकिन यहाँ पे जो खर्चा है दैट इज ओनली 10,000। सो मेरा मानना है, और SLQAC भी यही मानती है, कि 11,800 रुपए हर कॉलेज खर्च कर सकता है अपने कॉलेज के एक्रेडिटेशन के लिए। दूसरी चीज, जो कॉलेजेस नए रजिस्टर हुए हैं या जो नए स्टैब्लिश हुए हैं, अगर वो NAC के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नीचे दिए हुए लिंक से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। पहला तो इंस्टीट्यूशन का नाम। यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इंस्टीट्यूशन का नाम जो हमको देना है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, यदि वह राजकीय महाविद्यालय बूंदी है या राजकीय महाविद्यालय करौली है, तो हम बिल्कुल वैसा ही लिखें। इंस्टीट्यूशन का टाइप यहाँ पे वो पूछते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट एफिलिएटेड है, वो सारा। आईसी कोड ऑलमोस्ट हर कॉलेज के पास होता है, तो प्लीज आईसी कोड अपना करेक्ट करें।
इंस्टीट्यूशन का ईमेल आईडी वही भरें जो कि इंस्टीट्यूशन रेगुलरली यूज करता है, तो उसको भरना है और वो वेरीफाई भी होता है। मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे जहाँ जिन कॉलेजेस में IQAC कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या फिर प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर दिया जाएगा, बिकॉज की वो नैक जो है कई बार जब जरूरत होती है तो इन मोबाइल नंबर्स पे बात करते हैं। और अगर हम प्रीवियसली एक्रेडिटेड है, जो नए कॉलेजेस हैं उनके लिए नो होगा, और जो प्रीवियसली एक्रेडिटेड है, जो पुराने कॉलेजेस जिनका वेरीफाई हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, वो लोग यस करेंगे और इस फॉर्म को आगे लेके जाएंगे और उनका अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हर कॉलेज मेरे हिसाब से पूरी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद PSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी नैक ने शुरू नहीं किया है, जो लास्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है या SLQAC के थ्रू हम लोगों को मिली कि वो इस प्रोसेस को शुरू करने वाले हैं और उन्होंने अपना मैनुअल, अपनी सारी चीजें तैयार कर दी है और इन सारी चीजों को करेंगे। अब एक प्रोसेस, यहाँ दो प्रोसेस और इन्वॉल्व है PSC में। एक प्रोसेस कहलाता है डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, अर्थात जो भी अभी मैं डेटा की बात करूंगा या क्वांटिटेटिव डेटा जो हमको देना है उसका वो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज जो है वो पीयर टीम विजिट है। ये पीयर टीम विजिट जो है वो वर्चुअल भी हो सकती है और ऑन साइट भी हो सकती है। नॉर्मली जो सजेस्ट किया गया है दैट इज वर्चुअल पीयर टीम विजिट। उनके द्वारा जो पीयर टीम विजिट होगी वो वर्चुअल होगी, और यदि आवश्यकता लगती है किसी कॉलेज के लिए नैक को तो वो ऑन साइट विजिट भी करा सकते हैं। तो अगर ऑन साइट विजिट होती है तो उसके लिए हमको उनको आने जाने का खर्चा प्लस GST जो है वो कॉलेज को देना पड़ेगा। लेकिन अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, तो किन कॉलेजेस को देना है किन को नहीं देना है वो सारी चीजें नैक के पास सुरक्षित है कि किन को चाहते हैं। सामान्यतः पीयर टीम जो बनेगी वो 2 मेंबर्स की बनेगी और उसमें वाइस चांसलर या प्रोफेसर या प्रिंसिपल, किसी कॉलेज के प्रिंसिपल जो रिटायर हो चुके हैं या करंटली वर्किंग है वो उसके मेंबर होंगे और वही पीयर टीम का पार्ट। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो वर्चुअल पीयर टीम विजिट जो होगी उसके लिए नैक जो कहता है कि हर कॉलेज को अपना सिस्को वेबएक्स रखना होगा, बिकॉज की वो उसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं ऑनलाइन। तो सिस्को वेबएक्स जरूर हर कॉलेज को अपना खरीदना होगा। तो एक ये छोटा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन कॉलेजेस के ऊपर है जो कि हमको करना है। उसके बाद में अगर एक चीज कहूँ कि हमको जो वेबसाइट है कॉलेज का, जो हमारा वेबसाइट जो या हमको जो वेब पेजेस हमको कमिश्नरेट की तरफ से मिले हुए हैं वहाँ हमको कुछ डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करने पड़ेंगे। उसमें से एक जो है वो हमारा पब्लिक डिस्क्लोजर है और 2 चीजें और है जिसके अंदर की हमारा यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन लेटर है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है, उनको हमको देना पड़ता है। और यदि उसमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो सीरियसली नैक के द्वारा लिया जाता है और उसके लिए हमको वो ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं या हमारा एक्रेडिटेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। दीज आर द फॉर्मेट जो कि हमको वहाँ पे अपलोड करने हैं अपनी वेबसाइट पे। पहला सेल्फ डिक्लेरेशन है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन में हमको प्रोग्राम्स की जानकारी देनी है, BA BSc BCom, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, किस साल में शुरू हुआ है, प्रोग्राम ड्यूरेशन कितना है और करंट एफिलिएशन स्टेटस। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट जो है ये हूबहू जो है वो यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन लेटर है और वो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन लेटर जो कि लेटेस्ट एफिलिएशन लेटर हमको इसमें लगाना पड़ेगा उसकी कॉपी है। और ये और यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, कोई भी चीज या किसी भी तरीके का कोई अंतर इसमें नहीं हो। दूसरा वाला जो हिस्सा है दैट इज अंडरटेकिंग, जो कि हमको यहाँ दूसरी वाली दिख रही है, ये अंडरटेकिंग हमको प्रिंसिपल की तरफ से देना है। यहाँ अंडरटेकिंग हमको सिर्फ कॉलेज के लेटर हेड पे देना है, किसी भी तरीके का कोई नोटरी स्टाम्प या कोई और चीज नहीं चाहिए। हमको अपने कॉलेज के प्रिंटेड लेटर हेड पे देना। प्रिंटेड लेटर हेड मतलब जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं, नॉट कंप्यूटर जनरेटेड। जो हमारा प्रिंटेड लेटर हेड है जो हम प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, उस पर पड़े वो लेटर हेड हमको यहाँ पे यूज करना है और उसपे प्रिंसिपल के साइन होंगे और सिग्नेचर होंगे और सारी चीजें हमको इसके अंदर भरनी पड़ेगी। दूसरा जो PSC का एक्रेडिटेशन है वो नॉर्मली बाइनरी है। SSR की जब हम बात करते हैं, रेगुलर एक्रेडिटेशन की बात करते हैं, वहाँ ग्रेड्स मिलती है, बट यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ 2 चीजें हैं, या तो हम एक्रेडिटेड है या हम एक्रेडिटेड नहीं है। तो सिर्फ यही चीज होगी, उसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन। जैसा श्रुति जी ने बताया अभी कि वहां पे हमारी स्केल जो है या जो हमको जज किया जाएगा दैट इज फ्रॉम 0 to 2, कि 0 से 2 के बीच में हमको उस स्केल पे हमको जज किया जाएगा। और क्या क्या उसके अंदर रहते हैं वो हम आगे की तरफ बात करेंगे कि क्या क्या रहते हैं। मिनिमम स्कोर किसी भी कॉलेज को एक्रेडिटेड होने के लिए 20 चाहिए 50 में से, दैट मीन्स 40% मार्क्स वी हैव टू स्कोर। उसमें से
जो 50 का बाइफर्केशन है 20 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स के हैं और 30 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स के हैं। आउटकम जो होगा, जो हमको मिलेगा, पीयर टीम रिपोर्ट मिलेगी और डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें एक्रेडिटेड नॉन एक्रेडिटेड जो भी है, एक्रेडिटेड होंगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और पीयर टीम रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत फायदे की होगी कि हमको कहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, बिकॉज दैट विल बी अ काइंड ऑफ स्वॉक एनालिसिस, और उस स्वॉक एनालिसिस के साथ में दिया जाता है। अगर मैं कहूँ तो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क जो है वो 10 क्राइटेरिया पे बेस है। ये 10 क्राइटेरिया मैंने यहाँ दिखाए हैं, उसमें से कुछ स्टूडेंट सेंट्रिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, प्लस फैकल्टी सेंट्रिक चीजें हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं। ये 10 क्राइटेरिया जो है वो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के लिए लिए गए, और 10 क्वेश्चन जो है हमारे क्वांटिटेटिव, वो क्वांटिटेटिव भी इसी की फॉर्म में, इसी के ऊपर आधारित है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्वांटिटेटिव क्वेश्चन 10 है, मैक्सिमम स्कोर 20 है, सब्जेक्टेड टू डीवीवी। और यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वेश्चन जो है, जो कि दिव्या जी बात करेंगी, 15 क्वेश्चन होंगे, उनको हमको 100 से 300 शब्दों में लिखना है और उसका मैक्सिमम स्कोर 30 है। दीज आर द क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। अब मैं क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। तो मैंने ब्रॉडली इनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। उन 4 कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4, जो कि अभी मैं बात करूंगा। फैकल्टी सेंट्रिक क्वेश्चन जो है 1, 5 एंड 10, यहाँ ओवरलैपिंग हो सकती है कुछ क्वेश्चनों की, जो कि कुछ क्वेश्चंस की जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक भी है और फैकल्टी सेंट्रिक भी है। आईसीटी, जो कि आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ था कोविड काल में। तो 6 to 8, क्वेश्चन नंबर 6 to 8 जो है वो इसके ऊपर आधारित है। और एक्सटेंशन एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज, जिसको कि हम कहते हैं कि जो हमारा एनएसएस है, एनसीसी है, या हमारी कल्चरल या लिटरेरी या स्पोर्ट्स कमेटी जो है वो कितना काम कर रही है, बच्चों के उनमें क्या अचीवमेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में डील किया जाता है। पहले क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स के ऊपर है, कि हमारे पास कितने टीचर्स अपॉइंटेड है। यहाँ पे जो हमको परसेंटेज में देना है कि नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स अपॉइंटेड और नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स सैंक्शन, और उसका हमको प्रतिशत निकालना। और इसका अगर हम स्कोर निकालेंगे तो 50% से अगर कम है तो 0 है, और अगर 75% से ज्यादा हमारे यहाँ पे फैकल्टी है अगेंस्ट द सैंक्शन कोड तो हमको 2 नंबर मिलना है, और 50 से 75 के बीच में है तो हमको 1 नंबर मिलना है। तो हर इंस्टीट्यूट जो है हर क्राइटेरिया को अपने आप से जज कर सकता है, अपने आप से काउंट कर सकता है। इसमें अब जो सबसे बड़ी बात है कि हमको कौन से लेटर लगाने हैं। पहला लेटर हमको जो लगाना है इसके साथ में, या पहला डॉक्यूमेंट जो लगाना है, दैट इज सैंक्शन लेटर इशूड बाय द गवर्नमेंट, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की एक सैंक्शन होती है कि इतनी पोस्ट है। वो नए कॉलेजेस के लिए मैं बात, कॉलेजेस के पास इस तरीके का लेटर नहीं है तो बीएफसी डॉक्यूमेंट भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसकी बात करूंगा। सेकेंडली, हमको जब प्रूव करना है कि कितने जने हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑब्लिक ट्रांसफर लेटर्स लिखा है मैंने, बिकॉज की कई बार जो हमारी फैकल्टी पुरानी होती है और जो ट्रांसफर होकर आए होते हैं, तो उसके साथ में हमको ये चीजें अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर लेटर्स चाहिएंगे। और फुल टाइम फैकल्टी वी कैन इंक्लूड विद्या संबल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, बट यहाँ पे हम उन लोगों को शामिल नहीं कर सकते जिनको हमने पीरियड बेसिस पे रखा है, कि 1 पीरियड पढ़ाने के लिए या 2 पीरियड पढ़ाने के लिए अगर हमने रखा है तो उनको हम शामिल नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें पूछा क्या जा सकता है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन किसी भी टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मांगा जा सकता है हमसे, कि अगर हमारे यहाँ 10 है तो 10 में से 2 का, 5 का या 10 का अपॉइंटमेंट लेटर मांगा जा सकता है। इसके साथ उन्होंने एक टेबल दिया है, या अगर हम कहें कि एक डेटा फॉर्मेट दिया है, उस डेटा फॉर्मेट में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। दैट इज नेम ऑफ द टीचर हमको देना है, उसका डेजिग्नेशन देना है, उसका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट देना है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट अगर परमानेंट है, टेम्परेरी है तो वो हमको देना है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दैट मीन्स किस सब्जेक्ट से वो बिलोंग करते हैं, हिंदी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जोलॉजी है कि बॉटनी है, जो भी विषय है उनका, उसके बारे में हमको लिखना है। मेक श्योर कि जब भी ये टेबल बनाए तो हम इस क्रॉस चेक कर लें, डबल चेक कर लें कि सबका डेटा सही है। जिन 2 डॉक्यूमेंट्स की बात की थी मैंने, फाइनेंशियल सैंक्शन जो निकलती है ग्रुप 3 से, उस ग्रुप 3 की सैंक्शन में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको प्राचार्य, सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखा अधिकारी, ये सारी चीजें लिखी है, तो हम ये ले सकते हैं। तो वहां पे हमको सिर्फ टीचिंग फैकल्टी का डेटा देना है। तो अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः जो भी टीचिंग फैकल्टी है हमारी, उसी का डेटा देना, उन्हीं की सैंक्शन, नॉन टीचिंग का हमको डेटा नहीं देना। जो पुराने कॉलेजेस जिनका की एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, वो बीएफसी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और ये बीएफसी डॉक्यूमेंट जो है वो हर कॉलेज हर साल बजट के लिए भरता है और उसमें अपनी सैंक्शन पोस्ट और वर्किंग पोस्ट की जानकारी देता है। एंड दिस इज इक्वली वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि नैक एक्सेप्ट करता है। हमारा भी एक्सपीरियंस है,
गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही का भी एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर का भी एक्सपीरियंस है। चूंकि दिव्या जी से जब बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास अल्टरनेट है जो हो सकती है। तो दिस इज वन अल्टरनेट जो कि हम दे सकते हैं जहाँ पे ये चीजें हैं। तो पुराने जो कॉलेजेस हैं वो लेटेस्ट बीएफसी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उनके पास सैंक्शन और वर्किंग पोस्ट का डेटा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, which deals with the student teacher ratio, कि total number of students in the institution and total numbers of full time teacher in the institution, और इसका रेशियो जो है वो हमको यहाँ देना होता है। यदि वह रेशियो 50 से अधिक है, यदि वो 50 से अधिक है तो वो जो है वो हमारे को 0 प्राप्त होता है। 50 से 30 के बीच में है तो 1 है, और 30:1 है तो हमको 2 नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये हम खुद इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन हमको इसमें देना क्या, पहली तो हमको इसमें टीचर्स की लिस्ट देनी है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दी है। एग्जैक्टली सेम लिस्ट जो है वो लिस्ट यहाँ रिपीट हो जाएगी। प्लस हमको यहाँ पे जो देना है दैट इज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जैसा मैंने कहा कि जो कॉलेजेस पिछले साल एस्टेब्लिश हुए उनको 1 साल के देना है, जिनके कॉलेज को एस्टेब्लिश हुए 2 साल हो गए उनको 2 साल के बच्चों का डेटा देना है, जिनको 3 साल हो गए उनको 3 साल के स्टूडेंट के बच्चों का डेटा देना है। बिकॉज कि पिछले साल तक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों चल रहे थे तो उनका डेटा उनको देना। लेकिन किन को इंक्लूड करना है स्पेसिफिकली, अगर वो ईयरली कोर्स है या एनुअल कोर्स है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का डेटा देना। बट अगर सेमेस्टर कोर्स है तो इन दैट केस वी हैव टू गिव फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ऑल्दो हमारे यहाँ पे काफी कॉलेजेस में फिफ्थ सेमेस्टर के तो स्थिति नहीं है, लेकिन आपको फोर्थ सेमेस्टर जहाँ एमएससी या एमए या एमकॉम पीजी कोर्सेज जो है वो इसमें चल रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का डेटा हमको देना है। इवन सेमेस्टर का डेटा हमको यहाँ नहीं देना है। जहाँ पे भी सेमेस्टर कोर्सेज में चल रहा है वहाँ इवन सेमेस्टर का डेटा नहीं देना है। इवन सेमेस्टर डेटा विल बी यूज फॉर द रिजल्ट पर्पस, नॉट फॉर दिस पर्पस। प्लस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देनी है हमको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा। तो उस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में हमको क्या देना है, उनको यूनिक आईडी देना है, नेम देना है, फादर्स नेम देना है, कैटेगरी देना है बच्चों की, वो हमको जरूर देनी है। प्लस अगर हम क्लास भी हमको उसकी देनी कि किस क्लास में अध्ययनरत है। यूनिक आईडी की अगर मैं बात करूं तो सिंस हमारे राजस्थान में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑनलाइन एडमिशन होते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन में यूनिक आईडी में हमारे पास एप्लीकेशन आईडी बच्चे का यूनिक होता है। बट व्हेनेवर द फोन नंबर और द ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, तो कोशिश करें, बल्कि कोशिश ना करें, ये सर्टेन कर ले कि हमारे पास डुप्लीकेट मेल आईडी ना जाए। बिकॉज कि नैक का सॉफ्टवेयर उन डुप्लीकेट आईडीज को रिमूव कर देता है। वो साफ कहता है कि ये डुप्लीकेट है, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो चीज है। एप्लीकेशन आईडी या जो कॉलेजेस स्कॉलर नंबर देते हैं वो लोग भी स्कॉलर नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जस्ट मेक इट क्लियर कि ये सारी चीजें जो हो वो यूनिक हो, किसी भी 2 बच्चों के एक जैसी चीजें ना हो। तो वो आईडी और इसके लिए बात है। तो बेटर है, मुझे लगता है कि एप्लीकेशन आईडी इज द बेस्ट, बिकॉज की वी ऑलवेज हैव अ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के साथ में एप्लीकेशन आईडी रहता है हमारे पास। तीसरी अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो कि प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, डिसर्टेशन और स्किल बेस्ड लर्निंग करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ एडमिटेड है और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको आउट कर रहे हैं वो चीजें, ये चीज 2 चीजों पे निर्भर कर रही है। एक तो हमारे सिलेबस में अगर फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट वर्क असाइंड है या मेंशन्ड है तो वो हम बिल्कुल डायरेक्टली ले सकते हैं, या कॉलेज अपनी तरफ से कोई फील्ड वर्क या इंटर्नशिप या डिसर्टेशन या स्किल बेस्ड लर्निंग कराता है तो उसको हम ले सकते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 10% तो 0 होता है, 10 से 20 के बीच में आता है तो 1 होता है, और 2 आता है तो 20% से ज्यादा होता है तो 2 नंबर देते हैं। नेक भी ये बात समझता है कि सारे स्टूडेंट्स नहीं ले सकते, मिनिमम नंबर जो उनको लगता है कि जस्टिफाइड नंबर जो है उसको उन्होंने। व्हाट डेटा वी हैव टू गिव विद दिस, पहली चीज हमको यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट देनी है जो कि इंटर्नशिप या फीडबैक या जो चीज दे रहे हैं उसकी देनी है। इन केस इफ इट इज मेंशन इन द सिलेबस तो सिलेबस का वो हिस्सा लेना है। प्लस अगर फील्ड वर्क में जाते हैं, अगर और कोई चीज प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो वट एवर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या हम एक प्रिंसिपल से फॉर्मल परमिशन लेते हैं फील्ड वर्क के लिए, तो वो भी हमको चाहिए कि फील्ड वर्क के दौरान बच्चों की जो अटेंडेंस होती है वो भी हमको चाहिए कि। और इंटर्नशिप या डिसर्टेशन या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात करूं तो उसके लिए जो भी लेटर हमारे पास है, अगर इंटर्नशिप को किसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, तो वहां से जो हमको लेटर्स मिलते हैं उसकी डिसर्टेशन अगर वो सिलेबस में मेंशन्ड है, वो स्किल बेस्ड लर्निंग जो कॉलेजेस कराते हैं वो सारी चीजें हम ले सकते हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग में निदेशालय ने कई सारे कोर्सेज हमको सजेस्ट किए हैं, RSLDC के कोर्सेज वगैरह सजेस्ट किए हैं, तो दैट कैन बी इन्वॉल्व। प्लस उसके साथ उनकी रिपोर्ट चाहिएगी, रिपोर्ट के साथ में जियो टैग फोटोग्राफ चाहिएंगे, वो सारी चीजें हमको उसके साथ चाहिएगी। इसमें हमको
लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर का डेटा, जैसा मैंने कहा कि जो कॉलेजेस पिछले साल हुए हैं तो पिछले साल का डेटा हमको देना है। इनकेस अगर पोर्टल खुल जाता है तो जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से लेटेस्ट कंप्लीटेड ईयर का डेटा, करंट ईयर का डेटा नहीं देना, पिछले साल जो समाप्त हुआ है हमारा एकेडमिक ईयर उसका डेटा जाना। प्लस एक चीज और यहाँ ध्यान रखने की है कि वे सारे विद्यार्थी जो मल्टीपल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो यहाँ हेड काउंट है, उनको एक ही बार गिना जाएगा। तो कोशिश करें, हम जैसे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ मैं जूलॉजी का विद्यार्थी हूँ, बीएससी बायोलॉजी के विद्यार्थी जो है वो बॉटनी में भी टूर जाते हैं और जूलॉजी में भी टूर जाते हैं, तो उनकी काउंट जो है वो सिर्फ एक ही बार होगी। जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया कि जूलॉजी या बॉटनी में जो भी जा रहे हैं तो उनको हम एक ही बार काउंट करेंगे। और जो नहीं एक्सेप्टेबल है, खाली लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर पास परसेंटेज देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन द एग्जामिनेशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यहाँ सिर्फ एक बात का एम्फेसिस मैं करना चाहता हूँ कि अपीयर्ड नंबर एडमिटेड नंबर से अलग हो सकता है, बट कोशिश ये करें कि ये ज्यादा ना हो, बिकॉज कि कई बार कई कॉलेजेस से जब बात होती है तो अपीयर्ड नंबर स्टूडेंट ज्यादा होता है रेगुलर स्टूडेंट का। हो सकता है वो किसी भी कारण से लेट रिजल्ट डिक्लेरेशन के कारण से या सप्लीमेंट्री में पास होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एडमिटेड स्टूडेंट का जो डेटा है वो अपीयर्ड स्टूडेंट के डेटा के बराबर हो या उससे कम हो। तो जितने बच्चे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं वो सारे एग्जाम नहीं देते। इसकी स्कोरिंग पैटर्न जो है दैट इज 30% से कम पास होते हैं तो 0, 30 to 50 पास होते हैं तो 1, एंड 50% पास होते हैं या 50% से ज्यादा पास होते हैं तो देन वी गेट द 2 मार्क्स। मुझे आशा है कि करीब करीब सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है इसमें दो स्कोर करते ही है। यहाँ हमको आवश्यकता किस चीज की होगी, यहाँ जो सबसे बड़ी आवश्यकता है दैट इज टेबुलेशन रजिस्टर, जो कि टेबुलेशन रजिस्टर जो है हर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और मुझे जैसा पता है कि करीब करीब सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो टेबुलेशन रजिस्टर ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, और उस टेबुलेशन रजिस्टर को अगर हम डाउनलोड कर लें सारी क्लासेस के लिए तो दैट इज ऑथेंटिक सोर्स फॉर दिस डेटा। साथ में इसमें हमको एक जो डेटा टेम्पलेट है उसमें हमको देना है इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम नेम देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड देना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन द एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो प्रोग्राम नेम की अगर बात करूंगा तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम सारे कोर्सेज का जो है वो अलग अलग देना है। बीए का एक रो हो जाएगा, बीएससी का एक रो हो जाएगा, बीकॉम का एक रो हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कॉलेज एंड द प्रोग्राम्स रन बाय द कॉलेज, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, बुक चैप्टर्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेटेंट्स पब्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स किया गया है। सिर्फ अगर आपने 2 पब्लिश की है सारी फैकल्टी ने मिलके पिछले 1 साल में तो 0 है, 2 से 5 के बीच में किया तो 1 नंबर है और 5 से अधिक किए तो 2 नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है दैट इज कि जो भी पब्लिकेशन हमारे है या जो भी फैकल्टी के पब्लिकेशन है वो केयर, स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में होने चाहिए। और यहाँ मैंने एक स्पेसिफिकली लिखा है नंबर्स आर इम्पोर्टेंट नॉट द टाइटल और बिकॉज कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जर्नल्स ने अपने नाम क्लोन कर दिए हैं उन सारे जर्नल्स के साथ में जो कि वेब ऑफ साइंस या स्कोपस या केयर में लिस्टेड है। सो प्लीज चेक जब करें तो उसके आईएसएसएन नंबर से चेक करें, नॉट बाय द नेम, जस्ट चेक इट विद द आईएसएसएन नंबर, और उससे हमको पता चलता है कि वो वास्तव में लिस्टेड है या नहीं। तो ये चीजें हमको उसके साथ में देनी है। प्लस वो एक टेबल और उन्होंने दिया है, डेटा कैप्चर और टेबल दिया है, उसके अंदर जो है आपको नेम ऑफ द ऑथर, सारे पेपर्स की डिटेल देनी है, नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर्स, टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर, जर्नल नेम, ईयर पब्लिकेशन, ये सारी चीजें, आईएसएसएन, आईएसबीएन नंबर, ये सारी देनी है। फिर हमको एक और चीज देनी है दैट इज लिंक और डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यूआई, जो कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट हर जर्नल देता है। दिस डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू यूआरएल, जो कि आपके पेपर पे सीधा लैंड करता है। यदि डीओआई दे रखा है तो वो सीधा उसके ऊपर लैंड करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि इनके अतिरिक्त अगर और कहीं लिस्टेड है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पबमेड सर्विसेज है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज है, सोशल साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स है, करंट कंटेंट्स है, या कुछ ऐसे और जो है वहां पे लिस्टेड है तो उनको भी लिया जा सकता है। प्लस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो है वो ये है कि अगर किसी एक कॉलेज में कार्यरत 2 फैकल्टी ने मिलकर पेपर लिखा है तो वो उन दोनों के काउंट नहीं होगा, वो पेपर एक ही काउंट किया जाएगा। सपोज सुनील ने एक पेपर लिखा और सुनील के साथ एक फैकल्टी और है वाई, अगर उन्होंने दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा है तो दैट विल बी काउंटेड एज वन, ऑल्दो दैट इज यूजफुल फॉर योर पर्सनल प्रोफाइल, बट यहाँ पे जो है वो एक ही काउंट होता है। स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो की बात करूं, बिकॉज की आईसीटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि हमने क्राइटेरिया 2 के अंदर बात की वही क्या नंबर जो है वो यहाँ आएगा। और टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत क्लियर कट नैक कहता है कि वे सारे कंप्यूटर शामिल करने जो कि स्टूडेंट यूज के लिए है, और हमको इसका रेशियो देना। इफ इट इज
50:1 अर्थात 50 स्टूडेंट के ऊपर एक कंप्यूटर है तो 0 मार्क्स आना है, 50 से 30 के बीच में है तो एक नंबर आना है, और 30 स्टूडेंट पे एक कंप्यूटर है तो हमको 2 नंबर प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स शुड बी लाइक दिस। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के साथ में कि उनके पास कौन से। हाँ, यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो अगर ऑफिस में, प्रिंसिपल चैम्बर में, अकाउंट्स में, एस्टेब्लिशमेंट में, एकेडमिक्स में यूज हो रहा है तो उन सारों को हमको नहीं गिनना है। सिर्फ वही कंप्यूटर काम में लेने हैं या वही कंप्यूटर की संख्या देनी है जो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है बच्चों के उपयोग के लिए। साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या देने हैं? उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने हैं स्टॉक रजिस्टर और उनके बिल्स की कॉपी, दैट कैन बी आस्क्ड एट द टाइम ऑफ डीवीबी। साथ में भी लगाना है और डीवीबी के समय में भी दिए जा सकते हैं। तो जितने नए कॉलेजेस हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी। हो सकता है पुराने कॉलेजेस के लिए जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, पुराने बिल्स हैं, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टॉक रजिस्टर एंट्री इज अ परमानेंट सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि हमारे पास अवेलेबल है, वो है। और वो स्टॉक रजिस्टर एंट्री हमको हाईलाइट करनी, जैसा मैंने यहाँ पे एक को हाईलाइट कर रखा है कि लेबोरेटरी जो हमारे पास डेस्कटॉप है, मशीन जो है विद वेबकैम जो है वो 6 कर रखा है, उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, दिस इज द कंप्यूटर विच वी हैव। तो वो हमको हाईलाइट करके दें। आप चाहें तो फोटो खींचे, आप चाहें तो उसको स्कैन करें, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट हमको स्टॉक रजिस्टर और उसके साथ में बिल्स की कॉपी हमको प्रोवाइड करना है। फिर 7वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, परसेंटेज ऑफ क्लासरूम एंड सेमिनार हॉल विद आईसीटी फैसिलिटीज, अर्थात वे सारे कमरे जिनके अंदर की आईसीटी की सुविधा उपलब्ध है। अर्थात अगर उनके अंदर हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स है, हमारे पास ई पोडियम है, उसके अंदर वाईफाई फैसिलिटी है, उसके अंदर टेलीविजन या बड़ी स्क्रीन हमने लगा रखी है, तो वो सारी चीजें जो आपके, या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगा हुआ है किसी कमरे में या किसी सेमिनार हॉल में लगा हुआ, तो वो सारे आपको यहाँ पे लेने हैं। यह डिपेंड करता है कि कितने परसेंट आपके कॉलेज के जो है वो इस चीज के लिए उपलब्ध हैं कमरे। यदि वह एक भी नहीं है तो यहाँ पे हमको 0 मिलता है, यदि 1 से 10 कमरे हैं तो हमको 1 मिलता है, और 10 से अधिक प्रतिशत कमरे हैं, 1 से 10 परसेंटेज। किसी कॉलेज में अगर 5 कमरे हैं तो अगर उसमें से 1 कमरा भी हुआ तो ऑब्वियसली उनको 2 नंबर मिल जाएंगे। 10 कमरे होने पे से 1 कमरा अगर आईसीटी फैसिलिटी वाला हुआ तो उनको 1 नंबर मिलेगा। तो ये चीजें उनको इसके साथ में लगाना क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज जियो टैगिंग, जियो टैग फोटोग्राफ्स। जियो टैगिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा, बट इट इज क्वाइट इजी जो कि हम कर सकते हैं। बट जियो टैग फोटोग्राफ, जहां भी हमको फोटोग्राफ देने हैं वो सारे जियो टैग फोटोग्राफ देने हैं। एंड नाउअडेज एवरी मोबाइल हैव अ फैसिलिटी ऑफ जियो टैगिंग। तो मोबाइल का यूज करें अपने और उससे जियो टैगिंग की, हम ये सोचें कि नहीं हो सकता, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, कर सकते हैं। दोनों फोटोग्राफ जो मैंने लगा रखे हैं हमारे इंस्टीट्यूट है, दोनों में जो है किसी और इंस्टीट्यूट का है, एक मेरे इंस्टीट्यूट का है, जिसमें हमने जियो टैगिंग दे रखी है, जियो स्टैंपिंग हमने नीचे कर रखी है, वो सारी चीजें दी। यहाँ एक चीज ध्यान रखने की है, यह सिर्फ क्लासरूम और सेमिनार हॉल को ही इंक्लूड करना है। लैब्स विल नॉट बी काउंटेड, या वर्कशॉप जो है उनको काउंट नहीं करना है। लैब्स अर्थात ज्योग्राफी की अगर कंप्यूटर लैब है, या अगर आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस चल रहा है उसकी अगर लैब है, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होते। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होता है, क्लासरूम्स या सेमिनार हॉल जो है वो उसके साथ में काउंट होते हैं। एंड इफ पॉसिबल तो यू कैन राइट द रूम नंबर ऑन दैट ऑल्सो। आप फोटोग्राफ के ऊपर रूम नंबर स्टैम्प कर सकते हैं कि रूम नंबर 5, 10, 1 वट एवर इज द रूम नंबर इज डेजिग्नेटेड इन योर इंस्टीट्यूशन, वो आप इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं। इंटरनेट और वाईफाई फैसिलिटी की बात करूं तो इंटरनेट और वाईफाई फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है इंस्टीट्यूट में। 3 Mbps से कम की स्पीड का है 0 है, 3 से 10 है तो 1 है, और 10 Mbps है या उससे ज्यादा है तो 2 है। इसमें हमको बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बट खुशी की बात यहाँ पे ये है कि जहाँ पे एसएसआर के समय पे वो लीज लाइन या वो सारी चीजें अलाउ करता है, तो उसकी जगह ये सिर्फ पोर्टेबल डेटा सर्विसेज, दैट मींस आज की तारीख में हमारे पास जो छोटे वाईफाई डोंगल्स या वाईफाई डिवाइसेज आते हैं उनको भी अलाउ करते हैं। बट उसके साथ में सिर्फ एक ही कंडीशन है, उसकी बिलिंग जो है, पहली चीज प्रीपेड मत कराएं, उसको पोस्टपेड लें, और उसकी बिलिंग जो है वो कॉलेज के नाम पे हो तो वो सबसे अच्छा है। वो पोर्टेबल वाईफाई डेटा सर्विसेज भी यूज कर ले, बिकॉज की जब 3 Mbps को अलाउ कर रहे हैं तो वो डिवाइसेस 3 Mbps से 10 Mbps की स्पीड देते हैं, तो दैट इज अलाउड। बाकी पहले के समय में जितना भी जो एसएसआर के समय है वो लीज लाइन या फाइबर की बात करते हैं, बट यहाँ पे वो छोटे पोर्टेबल अलाउ किए। आप जो भी डिवाइस खरीदे उसमें उसकी स्पीड मेंशन होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम स्पीड इतनी दे सकता है, तो वही ऑथेंटिकेट होगा। यदि सिर्फ अलग अलग वेबसाइट जो हमारे पास उपलब्ध है
उन वेबसाइट के लिए अगर साथ में अगर कोई चीज कहते हैं कि अगर वो वाईफाई या इंटरनेट का उसका स्क्रीनशॉट दे के भेजते हैं तो वो उसको उपलब्ध नहीं, उसको नहीं मानते। तो बिल में मेंशन होना चाहिए आपका कि कितनी स्पीड का आपका डिवाइस है। ब्रॉडबैंड है तो वो भी चलेगा, उसमें भी मेंशन होता है। फाइबर ऑप्टिक है तो बहुत बढ़िया, और लीज लाइन है तो बहुत ही बढ़िया, ये सारी चीजें उसके साथ में है। फिर जो 9th क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने कहा था कि नंबर ऑफ करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है उसके बारे में, यहाँ हमको स्कोर जो मिलता है दैट इज 0। अगर एक्टिविटी कराते हैं तो 0 मिलता है, 1 2 3 कराते हैं तो 1 मिलता है, और 3 से ज्यादा कराते हैं तो 2 मिलता है। एंड अगेन आई होप कि सारे कॉलेजेस जो है इतनी एक्टिविटीज, 3 एक्टिविटीज तो कराते हैं या 3 से ज्यादा कराते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो एक्टिविटीज वो कराते हैं। तो यहाँ पे भी हमको मैक्सिमम स्कोर करने की प्रबल संभावना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको देने हैं? रिपोर्ट ऑफ द प्रोग्राम अलोंग विद द फोटोग्राफ, जो कि जियो टैग होने चाहिए, डेट और उसके ऊपर कैप्शन होना चाहिए। उसके लिए जो हम नोटिस निकालते हैं वो नोटिस होने चाहिए, प्लस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। यदि संभव हो तो सिग्नेचर्ड लिस्ट हो हमारे पास बच्चों की, तो बहुत ही बढ़िया है कि वो लिस्ट जो है वो सोने पे सुहागे का काम करती है कि वास्तव में ये लिस्ट ऑथेंटिक है। वो सारी कंपटीशन सिर्फ क्या माना करते हैं कि वो कंपटीशन जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, उस कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो नहीं गिना जाए। अर्थात यदि आपने कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहाँ के हमारे कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो इवेंट नहीं लेना है। हमको वो सारे इवेंट लेने हैं जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे आप लिटरेरी, कल्चरल, स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ पे। नाउ आई कम टू द लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या रिसर्च रिफ्रेशर या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन है, ये सारे कोर्सेज अगर कराए सुनील सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, रुक गया है उनका। हाँ, वो मीटिंग में है या कनेक्शन ही खत्म हो गया? वो लेफ्ट हो गए, वापस ऐड हो रहे होंगे। वापस ऐड हो रहे होंगे तो हाँ, जुड़ जाएंगे। एक सेकेंड। हाँ जी सर। हाँ, जुड़ रहे हैं सर, जुड़ रहे हैं। अभी आ गया फोन उनका। आ गया, राइट? जी सर, आ गया क्या? आ गया। हाँ, वो थोड़ा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया, तो उसके लिए जस्ट सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस के लिए। मैं जस्ट अभी उसके साथ में फिर दोबारा शेयर करना पड़ेगा स्क्रीन, राइट? राइट, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस। हाँ, तो जो नंबर 10 क्वेश्चन है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारों के ऊपर डेडिकेटेड है। चूंकि हम रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो नहीं कराते, लेकिन बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट हम करा सकते हैं। और यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी चीज है दैट इज ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर आल्सो कंसीडर्ड। तो चूंकि जिस तरीके से अभी हम लोग इस ऑनलाइन प्रोग्राम में, दिस में बी अ काइंड ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यदि आप अपने कॉलेज के लिए पीएससी का अगर कोई करा सकते हैं तो वो भी एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, या किसी और तरीके का प्रोग्राम आप कराते हैं जिसमें आप एक्सटर्नल को बुला के कराएं, तो वो भी एक चीज हो सकती है। तो दिस कैन बी डन, वो इसके साथ में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पे हमको एक वापस डेटा टेम्पलेट है उनका, टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरेशन है, प्लस उसके रिपोर्ट्स वगैरह जो है, या आपकी सालाना जो रिपोर्ट बनती है उसमें हमको ये हाईलाइट करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है हमने कराया था, या इस तारीख को कराया था, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीजें। प्लस एक चीज जो बहुत जरूरी है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हो उनको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो हार्ड कॉपी में हो।
बिकॉज दे कैन आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेट कि अगर उन्होंने ज्वाइन किया, बिकॉज किसी से हमको लेस देनी पड़ेगी। सपोज सुनील हैज पार्टिसिपेटेड इन वन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसकी हम दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से कितने समय का करना है, कितने दिन का करना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी है। लेकिन एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम या 3 प्रोग्राम जब हम कराते हैं तो उसके हिसाब से हमारे नंबर आ जाते हैं। यदि हम एक भी नहीं कराते तो 0 आता है, 1 2 3 कराते हैं तो 1 आता है, और 3 या 3 से अधिक कराते हैं तो 2 आता है। और यहाँ कोई बाध्यता नहीं है ऑनलाइन कराना है या ऑफलाइन कराना है, हमको प्रोग्राम कराना है। और जो नहीं जो इंस्टीट्यूट आप जाएंगे, चूंकि अभी हमारे पास समय है, हम लोग जा सकते हैं, तो हम इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं। अब अगर आगे की तरफ मैं बात करता हूँ कि उनका एसओपी से जो है बहुत सारी चीजें हमको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर की क्या लिखा हुआ है, पहली चीज, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, दैट मीन्स हर डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल से साइन होगा और प्रिंसिपल की सील लगेगी और उसको स्कैन करके हमको डालना है। हमको ऐसा नहीं करना कि हमको प्रिंसिपल के साइन और सिग्नेचर हमने स्कैन कर दिया और उसको कॉपी पेस्ट करके, वो नहीं करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने के बाद में उसके ऊपर सील लगेगी। प्लस जहाँ पे कई कमिटीज के डॉक्यूमेंट जो हमको देने हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि एडमिशन का डेटा ही हमको देना है, तो एडमिशन के डेटा में एडमिशन कमेटी के हेड के भी सिग्नेचर होंगे। सील उपलब्ध है तो फाइन, नहीं उपलब्ध है, एडमिशन नोडल की सील उपलब्ध नहीं है तो हाथ से भी लिख सकते हैं, और प्रिंसिपल के साइन जो है उसके साथ में चाहिए। जो भी लेटर हेड आप यूज करें वो प्रिंटेड लेटर हेड यूज करें, जो कि एडवाइजेबल है नैक की तरफ से कि आप अपनी तरफ से प्रिंटेड लेटर हेड यूज करें, कंप्यूटर पे बना के ना यूज करें, थोड़ा सा उनकी तरफ से एडवाइस है। दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने हैं उसमें नैक HEI पोर्टल पे करीब 5 MB का स्पेस प्रोवाइड करता है, बट प्रैक्टिकली हमने देखा ये 5 की जगह 6 MB है। तो ये 5 MB का स्पेस प्रोवाइड करता है, और उस 5 MB से अगर बड़ा डेटा है या ज्यादा डेटा है तो उसको आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड करें, ना कि उसको गूगल ड्राइव पे या माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव पे या अमेजन क्लाउड पे या MI क्लाउड पे या किसी थर्ड पार्टी पे नहीं करना है। बिकॉज कि वो डिस्करेज करते हैं और वो ये कहते हैं कि इससे आपकी डेटा की इंटीग्रिटी प्रॉपर नहीं होती, और ऐसा जो अपलोड जो है वो कंसिडर ही नहीं करते कि वो उस चीज को देखें। बिकॉज कि जब भी हम डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं तो उसका URL उपलब्ध हो जाता है, तो उस URL से पता पड़ जाता है कि वो किस जगह अपलोडेड है। तो प्लीज अवॉइड गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, अमेजन क्लाउड या और भी किसी तरह की क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज है उनको अवॉइड करना, अपनी यूएसयू की वेबसाइट पे ही करें। उसके अतिरिक्त जितना भी हमारा जो एसओपी दे रखा है, आखिरी के 3 या 4 पन्ने उन्होंने एसओपी दे रखा है उसके अंदर, और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वही डॉक्यूमेंट दे। हाँ, यदि हमको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है और उसका इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो दैट डॉक्यूमेंट वी कैन प्रोवाइड, वो डॉक्यूमेंट हम उनको दे सकते हैं। और विद जस्टिफिकेशन की ये है डेटा जो डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं एक बार, उसका चेंज परमिसिबल नहीं होता। वो एक बार अपलोड हो गया, दैट मींस वंस अपलोडेड। सबमिट करने से पहले आप अपना डेटा वापस चेक कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चेक कर लें कि वेदर दे आर प्रॉपर और नॉट, तो वो चीजें हैं। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज का अगर कोई डेटा है, सौभाग्य से राजस्थान में ये समस्या नहीं है रीजनल लैंग्वेज की, लेकिन कई बार ऐसा महसूस किया गया कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी मांगते हैं। सो इफ इट इज आस्क्ड तो प्लीज ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और उसके अंदर लिख दें कि ये इस तारीख के इस डॉक्यूमेंट नंबर का ट्रांसलेशन है। वो सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। तो आपको दोनों अपलोड करने पड़ेंगे, हिंदी वर्जन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट जो है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो जियो टैग की मैंने लास्ट में बात की थी, तो जियो टैगिंग हमारे पास अलाउड है। हर फोन में सिर्फ लोकेशन एक्सेस देने से ही जियो टैगिंग हो जाती है, लेकिन बस सिर्फ फर्क इतना आता है कि वो जियो टैगिंग हमको विजिबल नहीं होती। तो यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ऐप विच इज अवेलेबल इधर वे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जो लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उनको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उनको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे बहुत सारे ऐप उपलब्ध है जो कि साइमल्टेनियसली उसके फोटोग्राफ के ऊपर जियो टैगिंग की स्टैंपिंग कर देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन वहां पेस्ट कर देते हैं। इन केस विदाउट स्टैंप अगर आप ट्रांसफर करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू या फोटोज आप करते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है। तो इसलिए एडवाइजेबल ये है कि आप अपने फोन में ही उसकी स्टैंपिंग कर लें थ्रू एप्स। जैसे कि एक GPS लोकेटर ऐप मुझे लगा कि बहुत पॉपुलर है, कई जनों से बात करता हूँ या कई जगह जो मैंने देखे तो वो सारे पॉपुलर है, तो उसको आप यूज करते हुए अपनी जियो टैगिंग खत्म कर सकते हैं, जियो टैगिंग आप कर सकते हैं। यही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और जैसा कि श्रुति मैम ने कहा कि प्रश्नोत्तर का जो समय है वो हम आखिर में रखेंगे, कि यदि आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, और उस चैट बॉक्स के साथ में हम उस चीज को देख सकते हैं। तो श्रुति मैम यही मैं एंड करता हूँ अपनी बात। थैंक यू सर,
थैंक यू सुनील सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था। आपने नटशेल में सारा एक बार बेसिक समझा दिया कॉलेजेस को कि किस किस तरह से उनको क्वांटिटेटिव जो भी एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली पीएससी क्या है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इसका कैसे उनको डील करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने एग्जाम्पल देते हुए समझा दिया। तो आई एम श्योर कॉलेजेस को काफी इससे हेल्प हो जाएगी। एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं, हमारे को लगातार इस पे चैट बॉक्स में एक कॉमन आ रहा है कि पीडीएफ शेयर कर दें। जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको कि देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मतलब ये सुनील सर का बड़प्पन है, उन्होंने हाँ कर दी। बाकी बेसिकली मुझे लगता है ये व्यक्ति का अपना उसका क्रिएशन है, तो हम उसके ऊपर जिद ना करें, क्योंकि मैक्सिमम जो चीजें हैं, मतलब 99% चीजें जो हैं वो मैनुअल में इटसेल्फ हैं, ऑलरेडी हैं। हम भी आज हम लोग भी जितना भी जानते हैं, हम उस मैनुअल को ही देख करके और उसी को पढ़ करके जान रहे हैं, और ये मैक्सिमम चीजें वहां पर हैं। और कल वाला सेशन तो हमने यूट्यूब पर भी लाइव किया था, पर आज हमने यूट्यूब पे लाइव नहीं किया है, लेकिन कल वाला लिंक यूट्यूब पर है। तो यदि आपको ऐसा लगता है देख करके कि शायद आप कुछ भूल जाएंगे, कुछ मिस कर जाएंगे, तो हम आपको यूट्यूब का लिंक पुनः वापस शेयर कर देंगे हम आपसे। आप उसको बारंबार देखें, लगातार देखें, लेकिन के लिए जब हो लॉन्च हो जाए तो अप्लाई कर दें। चलिए ये सब और बाद में हम और डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर दिव्या जोशी को, जो मैंने जैसे पहले बताया डूंगर कॉलेज बीकानेर में ये अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नैक के प्रोसेस से लगातार जुड़ी हुई हैं। हम इनका बहुत ज्यादा हम इनको तकलीफ देते रहते हैं अलग अलग तरह से। बहुत सारे कॉलेजेस की एसएसआर हम इनसे असेस करवाते हैं। उसके अलावा हमारी जितनी भी वर्कशॉप्स हुई हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, सुनील सर और दिव्या मैम को हम बार बार तकलीफ देते हैं और ये लोग मान भी जाते हैं हमारी बात। मतलब इसमें इनका कोई भी पर्सनल इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन एक लगन है, एक जील है कि राजस्थान के कॉलेजेस का बेहतर प्रदर्शन हो सके, अधिक से अधिक महाविद्यालय नैक के लिए जा सके। तो उसी जील के साथ हम सब लोग लगे हुए हैं और आपसे पूरे कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर दिव्या जोशी को। मैम। श्रुति जी, मैंने शेयर कर दिया है, जो लोग चाहे वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। जी जी, मैं भेज दूंगी। मैं एक चीज दिव्या मैम, एक सेकेंड बस शेयर किया मैम, चैट बॉक्स पे शेयर किया, तो साइमल्टेनियसली वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और बता भी दूं कि पीएससी जब भी लॉन्च होगा फाइनली, तब हम ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुके हैं दिव्या मैम से और सुनील सर से कि जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट वार हम अगर कुछ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करके और हम जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे। पूरा प्रेजेंटेशन लेने का मुझे कोई औचित्य नजर नहीं आता, सुनील सर ने शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। पर रेस्ट एश्योर्ड हम आपके साथ एक मैनुअल नैक ने तो दिया ही है, लेकिन हम अपने राजकीय महाविद्यालयों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम फिर एक इन हाउस एक मैनुअल क्रिएट करके, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके हम आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे। प्लीज डॉक्टर दिव्या जोशी। थैंक यू सो मच श्रुति मैम। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि हम SLQAC के साथ जुड़ रहे हैं, आप हमें जोड़ रहे हैं, और थोड़ा बहुत भी जो कुछ अपने एक्सपीरियंस से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जो हमें पता है, वो हम सबके साथ बांटकर, शेयर करके, इस उम्मीद में कि राजस्थान का हर कॉलेज हाईएस्ट ग्रेड पे खड़ा हो, इसीलिए हम सब प्रयासरत हैं, जैसा आपने कहा। मैम ने बता दिया है कि मैं अपना प्रेजेंटेशन क्वालिटेटिव जो पार्ट है पीएससी का, उस पर बात करने वाली हूँ। क्वालिटेटिव जो पार्ट है, जैसा मैम ने भी बताया, सुनील सर ने भी कहा कि वो 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव के और क्वालिटेटिव के 15 सवाल हैं। उन 15 क्वेश्चंस में राइटअप्स हैं बेसिकली, और राइटअप्स का जहां तक सवाल है, राइटअप्स में हम क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं और उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी प्रश्न क्वालिटेटिव के हैं,
उन प्रश्नों में जैसे 15 प्रश्न हैं, तो उन एक्चुअली क्वालिटेटिव क्वेश्चंस का उद्देश्य क्या है और उनको हमें कैसे भरना है और क्यों भरना है और कितना लिखना है और क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं समझने के लिए। तो मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे ना स्टार्ट करते हुए अपनी बात में सबसे पहले तो जैसे सुनील सर ने तो बात की, पैक का जब हम फॉर्म भरेंगे और पैक के लिए जब हम अप्लाई करेंगे उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हमें और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स एसओपी में कहा है लगाने के लिए और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को हमें अवॉइड करना है। मेरा ज्यादा फोकस, क्योंकि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा फोकस इस बात पे रहेगा कि हमें एक्चुअली उस पैक का फॉर्म भरने की प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए जो तैयारी करनी है वो ही एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं। जो भी समय हमें अभी मिल रहा है, आज से लेकर के 3 महीना, 6 महीना, साल भर, जो भी हम इस प्रक्रिया में लगाने वाले हैं, वो हमारी एक फोरग्राउंडिंग की तरह से, एक तैयारी की तरह से काम करेगा कि हमें पैक के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्योंकि जैसा मुझे भी समझ में आया मैनुअल पढ़ के, और श्रुति मैम ने भी कहा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट उन कॉलेजेस के लिए जो नए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन अभी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, किसी के पास बिल्डिंग नहीं है, किसी के पास फैकल्टी कम है, तो एटलीस्ट एक आगे ग्रेडिंग सिस्टम में जाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह से काम कर रहा है पैक, और प्री नेक अपॉर्चुनिटी की तरह से हम इसे देख सकते हैं। सेकेंड बात जो हम बहुत जरूरी हमें समझना ये है कि चाहे पैक हो या नैक, हमें नैक का विजन और नैक की जो वोकैबुलरी है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या है वो हम सब जान रहे हैं, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी फैकल्टी है, हम कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवाते हैं। एनएसएस में हमारे पास 100 की संख्या की लिमिट है एक यूनिट में स्टूडेंट्स की, तो हम 100 की ही संख्या ले सकते हैं, हम उससे ज्यादा बच्चों को एनएसएस में एक यूनिट में एडमिशन नहीं दे सकते। इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद हमें यह समझना है कि नैक जो है वो क्या विजन लेकर कॉलेज का एक्रेडिटेशन करवा रहा है और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और नैक की कुछ वोकैबुलरी, कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ जार्गन्स थोड़े बहुत हमारे अपने डेली यूसेज से भिन्न हो सकते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं, उनको हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जो थर्ड पॉइंट जैसा मैंने लिखा है कि सारा का सारा फोकस नैक का या पैक का स्टूडेंट सेंट्रिक एस्पेक्ट्स पर है, स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसे सुनील सर ने भी जब क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे तो स्टूडेंट टीचर रेशो की बात हो रही थी, स्टूडेंट से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही थी। सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, और इट इज मोर अबाउट इनिशिएटिव्स, इट इज मोर अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि नैक का जो विजन क्वालिटी कल्चर डेवलप करने का है संस्थाओं में, वो सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन की दृष्टि से नहीं है, वो हमारे टीचर्स के हाथ में कुछ इस तरह की ऑटोनॉमी को लेकर भी है कि हम अपने लेवल पर क्या ऐसा इनिशिएटिव करें कि जो क्वालिटेटिव प्रश्न हैं उनमें हम कुछ ऐसा लिख पाए जो थोड़ा बहुत ज्यादा भिन्न ना हो बाकी कॉलेजेस से, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा हो जो हमें डिस्टिंक्टिव बनाता है या हमारे कॉलेज को दूसरे कॉलेजेस से अलग करता है या हमारी कार्यशैली को एक अलग सा कोई नीश प्रदान करता है। तो ये सारा सेल्फ इवैल्यूएशन, इनिशिएटिव्स और ऑटोनॉमी का जो उद्देश्य है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सारे क्वालिटेटिव प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्योंकि 100 शब्दों लेकर 300 शब्दों की जो सीमा है उसमें हम लिख तो सकते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, बट जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट की बात आएगी कि हमें उस प्रश्न के सपोर्ट में जब डीवीडी आएगा या पीयर टीम जब हमें वर्चुअल या ऑफलाइन मिलेगी तो हमसे प्रश्न करेगी कि आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताइए कि आप स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए या पार्टिसिपेटिव लर्निंग के लिए क्या करते हैं। उस विजन को ध्यान में रखते हुए हमें उन 100 शब्दों को लिखना है। और पैक जो है अगेन जैसा अपॉर्चुनिटी तो है ये नैक के लिए, तो सिस्टमेटाइज डॉक्यूमेंटेशन का काम हमें आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं हम, विच विल बी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी
एंड ऑल्सो फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ द कॉलेज। हमारे कॉलेज के पास स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, कॉलेज के पास कंप्यूटर्स की संख्या कम है, कॉलेज ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं करवाने की स्थिति में है, या हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बच्चों की और फैकल्टी की नहीं करवा रहे हैं, तो हम आज ही से इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन को या प्रपोजल को मूव करके उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने और साल भर में हमारे पास ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाए, बल्कि हमारे पास उस तरह की एक्टिविटी भी तैयार हो जाए। क्योंकि जो हमारे पास है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का बैलेंस ही रियल आंसर है क्वालिटेटिव क्वेश्चंस को लिखने का, समझने का और प्रेजेंट करने का। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वालिटेटिव का जो पहला प्रश्न है उसमें नैक पूछ रहा है कि कॉलेज जो है अपने स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को एडमिशन के बाद किस तरह से केटर करता है। अब स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है उसका सबसे प्राइमा फेसी जो उदाहरण है हमारे पास एसेस करने का, वो तो होता है कि जैसे ही एडमिशन हुआ तो हम बच्चों के मार्क्स के आधार पर एडमिशन करते हैं, मेरिट बनता है, तो हमें पता है ये बच्चा 80% वाला है और ये 40 वाला है। बट इसके अलावा नैक जानना चाहता है कि हम और क्या प्रयास करते हैं उनके लर्निंग लेवल्स को ढूंढने के लिए कि उसका लर्निंग लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और ऐसे क्या अलग स्पेशल मेजर्स हम लेते हैं जो बच्चे बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी नीड्स को केटर करने के लिए। कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, कोई हिंदी मीडियम से आता है, कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आता है, तो हम उनकी नीड्स को केटर करने के लिए या उनको एड्रेस करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। अब ये बात केवल नैक क्वालिटेटिव में 100 से 300 शब्दों पर खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट जहां लिखा होगा और हम जब अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, तब वो बाकायदा एक रिपोर्ट मांगेगा कि आपने कौन कौन से स्टूडेंट्स के लर्निंग लेवल को एसेस किया। मतलब फर्स्ट ईयर के 40 बच्चों को आपने एड्रेस किया, तो सेकेंड ईयर के 30 बच्चों को किया, या पीजी वाले कितने बच्चों को किया। तो इसके तरीके में या इसके आंसर में जो कुछ मुझे मेरी समझ से समझ आया कि हम इस तरह के कुछ काम आज से ही, अभी से इनिशिएट करके और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला है इंडक्शन प्रोग्राम। हमारे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में इंडक्शन प्रोग्राम की परंपरा बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोफेशनल डिग्रीज जहां पर है वहां इंडक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं, बट ओरिएंटेशन या इंडक्शन हम साल के सेशन के पहले दिन प्रिंसिपल के मैसेज के साथ, जैसे प्रिंसिपल जब बच्चों को एड्रेस करें तो उस मैसेज के साथ कि हमारा कॉलेज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमारे कॉलेज की हिस्ट्री क्या है, जो भी हमने अपने वेब पेज पर या वेबसाइट पर लिखा हुआ है उसको बच्चों के साथ शेयर करें। हमारे इंस्टीट्यूशन की कोर वैल्यूज क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन में अनुशासन, डिसिप्लिन या कोड ऑफ कंडक्ट के लिए हम क्या क्या नियम बनाए हैं हमने, टोबैको फ्री कैंपस है, एंटी रैगिंग कैंपस है हमारा। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम अपने वेब पेज पर भी लिखें, वेबसाइट पर भी डालें और बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन में शेयर करें, उसकी फोटोग्राफ खींचें, जियो टैग फोटोग्राफ खींचें और एक रिपोर्ट बनाएं कि ये साल का पहला दिन हमने स्टूडेंट के इंडक्शन और ओरिएंटेशन के लिए डेडिकेट किया। उसके बाद मेंटोरिंग, क्योंकि आयुक्तालय की तरफ से भी हमें मेंटोरिंग का एक पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, हम अपने लेवल पर भी मेंटोरिंग का अपना एक सिस्टमेटाइज्ड एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन वाइज भी और सब्जेक्ट वाइज भी हम मेंटोर्स, अगर एक टीचर है तो उसके पास ऑब्वियसली सारे बच्चे हैं कॉलेज के, 4 टीचर हैं तो उनके पास 4 भागों में मेंटोरिंग के लिए, उस मेंटोरिंग की भी हम प्रॉपर फाइलिंग करें। मतलब हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट हो बच्चों की कि ये बच्चे का मैं मेंटोर हूं और उसमें मैंने एएल और एसएल, ये अगेन नैक की वोकैबुलरी है, एडवांस लर्नर और स्लो लर्नर्स, इनको आइडेंटिफाई किया, इनसे बात की, इनकी काउंसलिंग की, काउंसलिंग करने के बाद इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट जाना, इनकी कुछ सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल प्रॉब्लम को समझा और उसके आधार पर इन बच्चों से फीडबैक लिया, बच्चों से कुछ असाइनमेंट्स करवाए। मतलब ये बहुत एग्जॉस्टिव हो सकता है, दिस कैन बी वेरी एग्जॉस्टिव काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो हम मेंटोरिंग और काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक कॉलेज में छोटा सा, अगर थोड़ा सा भी स्टाफ ज्यादा है
तो हम AQEC का गठन कर सकते हैं, एकेडमिक क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, जो फैकल्टी के लिए भी काम करे और बच्चों के लिए भी काम करे। बच्चों की एकेडमिक क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम उन्हें किस तरह की काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको क्या मेजर्स की राह दिखा सकते हैं, वो सब उस सेल के तहत उस एक्टिविटी को हम कंडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, कैंप्स, ऑनलाइन पोर्टल्स का बच्चों को ऑनलाइन पोर्टल्स के बारे में बताना कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिस पर तुम्हें लेक्चर्स और PDF मिल जाएंगे। ई लर्निंग के माध्यम से छोटी मोटी कंप्यूटर ट्रेनिंग बच्चों को देना, चाहे 5-5 के बैच में दें, चाहे 10 के बैच में दें, चाहे बड़े ग्रुप्स में दें, बट बच्चों को छोटा सा कंप्यूटर की ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल जमाना वही है। छोटी छोटी वर्कशॉप्स ऑफिस स्टाफ के लिए हम जैसे बाद में 3rd क्राइटेरियन में या उस क्वेश्चन में डाल सकते हैं, यहाँ पर हम बच्चों के लिए करवा सकते हैं। और हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी एवरी डे इन द क्लासरूम विच इज, हम सब करते हैं एक्चुअली, सब इंटरैक्टिव तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी को खड़ा करके असाइनमेंट भी देते हैं, किसी को प्रेजेंटेशन के लिए भी बोलते हैं, बट वो सब रिकॉर्ड पे नहीं रखते हैं हम। तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड पे रख लें, अपनी एक फाइल बना लें कि हमने आज क्लासरूम में ये इंटरैक्टिव सेशन लिया, बच्चे को सिचुएशनल चीज दी, रोल प्लेइंग किया, तो ये आफ्टर द प्रोसेस हो जाएगा। और पहले वाला प्रोसेस एडमिशन के पहले का प्रोसेस में हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी से। अगेन थोड़ा बहुत टीचिंग लर्निंग का ही एस्पेक्ट है, जिसमें हम करिकुलम डिजाइन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम हर प्रश्न में सेम आंसर नहीं लिख सकते। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स में से 2-2, 4-4 पॉइंट्स हम उठा के इन पॉइंट्स को बाइफरकेट करके या डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपने आंसर्स में की एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हम जो BOS के मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटीज में, या करिकुलम डिजाइन में जो भी नए चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को पढ़ाने के तरीके में जो भी हमने चेंज किया है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, लैंग्वेजेस, इनको लेकर के जो कोर्सेज हमारे चलते हैं वो हमारे एक्सपीरियंशियल मेथड्स पे आ सकते हैं कि हम बच्चों को एक्सपीरियंस की तरह से ट्रेनिंग देते हैं। क्लासरूम में प्रोजेक्ट्स की ट्रेनिंग, साइंस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स की ट्रेनिंग, क्लासरूम्स में सिंपोजियम और वर्कशॉप्स का करवाते रहना लगातार। जो रेमेडियल क्लास हम स्लो लर्नर्स के लिए एक तरह से दिखा सकते हैं कि जो बच्चा थोड़ा जिसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है सब्जेक्ट में, उसके लिए हम एक्स्ट्रा टाइम में जो रेमेडियल ट्यूटोरियल हम करते तो सभी हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा हमारे पास कई बार बात करने आता है, कुछ क्वेश्चन पूछने आता है, तो हम उसको उस क्वेश्चन का आंसर वहीं बता देते हैं या समझा देते हैं, बट हम इसको रिकॉर्ड पे नहीं रखते। और NAAC चाह रहा है कि हम जो भी इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड रहे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जो हम ट्यूटोरियल्स में करते हैं, असाइनमेंट्स, बच्चे को अगर बड़े कॉलेजेस हैं और PG कॉलेजेस हैं तो जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए मोटिवेट करना, इसके अलावा बच्चे को कॉलेज मैगजीन के लिए लिखना, ये सब सारा का सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस का पार्ट हो सकता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ICT एनेबल टूल्स से रिलेटेड है कि हम क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग में कौन से ऐसे ICT टूल्स हैं जिनका यूज करते हैं। तो ICT टूल्स में हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स, हमारी लेबोरेटरीज, कंटेंट से रिलेटेड जितना भी ओपन रिसोर्सेज हैं जिनका यूज हम लाइब्रेरी में भी, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी और बच्चों को बताने में भी करते हैं, वो सब हम एक रिकॉर्ड की तरह रखें और उसको हम स्कैटर करके यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो फैसिलिटीज जितनी भी अवेलेबल है हमारे पास, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हम ब्लेंड करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कंटेंट देते हैं, कई बार ऑनलाइन लेक्चर्स तो हमने राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक में या हमारे जो ये ऑनलाइन कोविड के दौरान जितना भी चला उसमें हमने रिकॉर्ड किए ही हैं। उसके अलावा भी अगर हम और कर रहे हैं ऑनलाइन तो उनको भी हम लिंक्स शेयर करके, ये भी हमारा एक ICT एनेबल टूल की तरह काम करता है। एंड एप्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एप्स बन गए हैं, लैंग्वेजेस के, जैसे मैं लैंग्वेज की हूं मुझे पता है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं आजकल जो बच्चों के साथ हम शेयर करके उनको भी लर्निंग का एक माध्यम बना करके प्रोजेक्ट किया जा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन है वो सोशियो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है।
NAAC ये चाहता है कि सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं, हम समाज में क्या दे रहे हैं और क्या परकुलेट कर रहे हैं एज टीचर्स, और बच्चों में ऐसे कौन सी वैल्यू सिस्टम को इनग्रेन कर रहे हैं जो जाकर के समाज को थोड़ा सा एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह से काम करे या सेंसिटाइज करे। उससे रिलेटेड कुछ बातें, जैसे हम जो इम्पोर्टेंट डेज का सेलिब्रेशन करते हैं, वहां हम किसी पास के स्कूल में जाकर या किसी अपनी नेबरिंग कम्युनिटी में जाकर 10 मिनट बच्चों को या लोगों को उस बारे में बताना और वो अवेयरनेस जनरेट करना। एनएसएस की कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इस तरह के कामों को हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अपना यूट्यूब चैनल, हमारा अपना कम्युनिटी रेडियो की तरह से हम अपना बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कैंपस में प्लांटेशन और ग्रीन प्रैक्टिसेस या हेल्थ, हाइजीन, क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, मतलब कहने का मतलब है हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, वैल्यू सिस्टम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हर वो प्रोग्राम जो समाज को संस्था के माध्यम से सोसाइटी में जाए और हम अपने बच्चों के माध्यम से, जैसे नुक्कड़ नाटक किया, रैली निकाली, वो सब इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज से रिलेटेड है। तो बहुत ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है हमारे पास, फैक्चुअल है, जो कॉलेज में अवेलेबल है उसी को लिखना है। बट हाँ, हम इनिशिएटिव आज से स्टार्ट कर सकते हैं कि हम एटलीस्ट स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए, अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता है सरकार या उसकी तरफ से, तो हम कल्चरल एक्टिविटीज और योगा वाले तो एटलीस्ट कुछ ऐसी जगहों पर इन एक्टिविटीज का प्रमोशन कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर कमरे को या एक कुछ ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं कि ये हमारी कल्चरल एक्टिविटी की जगह है और ये योगा रूम है या मेडिटेशन रूम है, व्हाटएवर। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो लाइब्रेरी फैसिलिटीज से रिलेटेड है। कॉलेज में क्या अवेलेबल है, कितनी लाइब्रेरी है हमारे पास, नया कॉलेज है, छोटा कॉलेज है, किताबें नहीं है, तो अगेन ये प्रक्रिया शुरू करने की है कि हम लाइब्रेरी में बुक्स प्रोक्योर करें। बजट नहीं है तो एटलीस्ट ई बुक्स का प्रोक्योरमेंट तो आजकल आसान है क्योंकि कंप्यूटर लाइब्रेरी में है और ऑटोमेशन का काम ज्यादातर कॉलेजेस में हो गया है, छोटों में अगर नहीं हुआ है अभी तक तो उसको हम कर सकते हैं प्रमोट। हमारी लाइब्रेरी में अगर ऑलरेडी कुछ बुक्स हैं तो उनमें से कुछ बहुत पुरानी किताबें और जो बहुत रेयर बुक्स हैं, हमें ऐसा लगता है उनका एक सेक्शन अलग से बना सकते हैं। और इनफिनिट का जो एक्सेस है, जो कि मैंडेटरी है हर कॉलेज के लिए, उसका एक्सेस का लॉगिन और आईडी फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके उसको हम रोज एक बार एक्सेस करें, ऐसी परंपरा डाल करके एक लॉगबुक मेंटेन करना लाइब्रेरी में, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के आंसर में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट्स को लेकर है। अब क्योंकि हम ट्रेडिशनल कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं तो हमारा विजन मिशन हम वही लेकर चलते हैं जो हमें राज्य सरकार की तरफ से या आयुक्तालय की तरफ से जो उनका विजन मिशन है। लेकिन इंटरनल व्यवस्था के तहत हम अपने कॉलेज में भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव विजन बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी बना सकते हैं, जिसका एक और प्रश्न आगे भी आएगा आईडीपी से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में हम 3 महीने का क्वार्टरली या एनुअल या बाय एनुअल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम साल भर का या 2 साल या 5 साल का। एकेडमिक परस्यूट्स की अगर बात करें तो अगेन नैक की जो वोकैबुलरी है सीओ, पीओ और पीओएस, ये अगर हमें थोड़ा सा भी हम इसको अच्छे से समझ लें और इस चीज को हम थोड़ा सा अच्छे से प्रोजेक्ट कर लें तो ये हमारे एकेडमिक परस्यूट्स को बहुत बढ़िया से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कोर्स आउटकम, प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, नैक के अपने मैनुअल्स में, ग्लॉसरी में इन सब के बारे में डिटेल में बात कर रखी है। लेकिन मेरा अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस और सुझाव ये है कि हम ये सीओ, पीओ और पीओएस को बहुत अच्छे से समझ करके अपने वेबसाइट पर या वेब पेज पर जो हमारा HTE का है उस पर प्रोजेक्ट जरूर करें। लर्निंग आउटकम्स के साथ करें तो हमारे दो काम एक साथ हो जाएंगे कि हम अपने बच्चों के रिजल्ट्स को भी प्रोजेक्ट कर पाएंगे और हमारे प्रोग्राम आउटकम्स कि हम एक पर्टिकुलर डिग्री को किस उद्देश्य से हमने इंट्रोड्यूस किया है और ये सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में क्यों लाया गया है उसका जस्टिफिकेशन के साथ में, और बच्चे को भी एक तरह से ये देखने को मिलेगा कि इस कोर्स के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज बच्चों के सामने खुल सकते हैं
ये प्रोजेक्शन हर कॉलेज के वेब पेज पर मैंडेटरी होना मांगता है एसएसआर और नैक के दौरान तो, बट अगर हम इस प्रक्रिया को या इस ट्रेडिशन को अभी से शुरू कर लेंगे तो ना सिर्फ पैक बल्कि नैक में भी हमारे बहुत काम आ जाएगा। हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम अगेन टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज, आईसीटी टूल्स, इन सब से जोड़ते हैं, वो भी हमारे एकेडमिक परस्यूट्स का ही हिस्सा होता है। हम साल के पहले जो एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं, एक आयुक्तालय की तरफ से आया हुआ और एक हम अपने पर्सनल लेवल पर जो डॉक्यूमेंटेशन और वर्क डिवाइड करते हैं, डेलीगेट करते हैं फैकल्टी के बीच में, टाइम टेबल बनाते हैं और डेज डिसाइड करते हैं, वो भी हमारे एकेडमिक परस्यूट का हिस्सा है। कॉलेज कमिटीज जो प्राचार्य द्वारा बनाई जाती हैं, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट का हिस्सा है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर के लेवल पर जो जो हम इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो सब हमारे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परस्यूट्स का ही हिस्सा होते हैं। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि हमें उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो लीडरशिप की बात है कॉलेज के, जिसकी जो शुरुआत है वो हमारे कॉलेज के ऑर्गेनोग्राम से होनी चाहिए। और अच्छा भी लगता है क्योंकि हम आयुक्तालय से गवर्न हैं, तो कमिश्नरेट के लेवल पर जो हमारा हायरार्की चलती है ऑर्गेनोग्राम में, उसमें कौन कौन से लोग उस हायरार्किकल सिस्टम में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उसको समझ करके हम अपनी मेथोडोलॉजी को या हमारी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा उदाहरण स्टूडेंट काउंसिल है। इलेक्शन नहीं होने के कारण जो स्टूडेंट काउंसिल नहीं बनी है, तब भी हमारे पास में कुछ क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स या कुछ ऐसे बच्चे जो मेरिट होल्डर्स हैं या बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं बच्चों पर, उन बच्चों को जैसे कॉलेज मैगजीन में हम उनका नाम देना या ऐसे छोटे मोटे ग्रुप्स एक्टिविटीज के बनाना जिसमें उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना मैंडेटरी रखें, तो ये भी हमारे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो सकता है। इसके अलावा गवर्नेंस का जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है, प्राचार्य जो हैं वो किस तरह से कॉलेज को, एक इंस्टीट्यूशन को इंटरनली क्या क्या मेथोडोलॉजीज एडॉप्ट करके चलाते हैं बहुत स्मूथली, वो सारी स्मूथ फंक्शनिंग जो है हमारी गवर्नेंस, ई गवर्नेंस प्लस फिजिकल गवर्नेंस, वो सब हमारी लीडरशिप को रिफ्लेक्ट करता है। कॉलेज का जो पर्सपेक्टिव प्लान्स, जैसा पहले वाले प्रश्न में था कि आने वाले लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को हम ध्यान में रखें। कॉलेज कमिटीज हमारी डिसेंट्रलाइजेशन का रिफ्लेक्शन है और कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी भी हमारे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर हमारे जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो सब उसका हिस्सा होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स की का पार्टिसिपेशन कॉलेज की कमिटीज से लेकर या कॉलेज के डेवलपमेंट से लेकर या फाइनेंशियल पैसा लाने से लेकर जहां जहां भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। 9th क्वेश्चन जो है वो आईडीपी से रिलेटेड है, जिसकी पहले 2 प्रश्नों में बात हुई थी। हर संस्था का अपना एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल प्लान जो कि हमें बना लेना चाहिए। नैक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है, और क्योंकि अभी पैक की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो हम अब बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। जिसका छोटा सा उदाहरण ये है कि हम एक एनुअल रिपोर्ट अपने कॉलेज की साल के शुरू से लेके अंत तक हमने जो भी किया है उसको एक बुकलेट फॉर्म में अगर प्रोक्योर करते हैं, रखते हैं, तो वो एक हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट हो सकता है। हमने क्या एक्टिविटी करवाई, क्या छूट गई और क्या विजन था जिसको हम अगले साल टेकअप करेंगे। ये सब चीजें जब आईक्यूएसी का गठन होता है कॉलेज में, तो नैक पूछता है कि आईक्यूएसी ने क्या सोचा था और क्या अचीव कर लिया और क्या रह गया। लेकिन क्योंकि पैक की प्रक्रिया में आईक्यूएसी मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो बट फिर भी वो ये चाह रहा है कि एक कॉलेज में छोटे लेवल पर ही एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम काम करता हो, चाहे वो फिर एक कमेटी के फॉर्म में ही काम कर रहा हो, जो कॉलेज के क्वालिटी कल्चर पर मॉनिटरिंग रखे और उसके क्वालिटी कल्चर के लिए काम करे। तो एनुअल रिपोर्ट्स, स्टाफ के साथ मीटिंग्स जो हैं उसका रिकॉर्ड, प्रिंसिपल का मैसेज, कॉलेज प्राचार्य का मैसेज वेब पेज पर डायनामिकली अपडेट होता रहे हर सेशन के बाद, कॉलेज मैगजीन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो सकता है, न्यूज़लेटर के माध्यम से हो सकता है,
कॉलेज की एक हैंडबुक प्रिपेयर कर सकते हैं। वो हैंडबुक दिखने में, शब्द में बहुत बड़ा टर्म लगता है, बट हैंडबुक का मतलब यही है कि पूरे साल की एक एनुअल रिपोर्ट को अगर हमने एक डॉक्यूमेंट की तरह से बना लिया तो वो हमारी हैंडबुक है। डूंगर कॉलेज की वेबसाइट पर आपको हैंडबुक का एक सैंपल भी मिल जाएगा, जिसमें पर्सपेक्टिव प्लानिंग से लेकर के और किस तरह से हैंडबुक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कई और भी तरीके हैं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। टीचिंग और लर्निंग को लेकर प्राचार्य क्या विजन रखते हैं, उसके बारे में क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। कॉलेज में कम स्टाफ के होते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लोगों को हायर कर रहे हैं, रख रहे हैं, या विद्या संबल के माध्यम से पढ़ाने के लिए फैकल्टी को बुलाया जा रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स का ही हिस्सा होता है। कम्युनिटी को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, हमारे नियर बाय एरियाज में किन चीजों की कमी है और किन चीजों पर हमें इस साल काम करना है। स्टूडेंट से रिलेटेड हमें क्या वेलफेयर स्कीम्स करनी है और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हमें कैसे एनकरेज करना है। दीज कैन बी फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जिसको हम लिख सकते हैं। इसके दीज आर नॉट थंब रूल्स। इसके अलावा भी जो भी हमारे दिमाग की उपज हो, क्रिएटिवली हम सोच पाए, उसको हम आईडीपी में इंक्लूड कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन की बात करें तो IQAS, जैसा मैंने कहा कि वो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो IQAS या कोई भी ऐसी कमिटी जो कॉलेज के क्वालिटी एश्योरेंस को चेक करती है या मॉनिटर करती है, उसने क्या क्या मेजर्स लिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एकदम से ध्यान में आए हैं, मैंने लिखे हैं। ये अगेन थंब रूल नहीं है, इसके अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ग्रीन ऑडिटिंग का काम हम टेकअप कर सकते हैं। सेंसिटाइजेशन का काम हम कई सारे लेवल्स पर कर सकते हैं, चाहे फिर वो जेंडर हो, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाइल्ड राइट्स हो, या स्पेसिफिक हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड हो। सेंसिटाइजेशन का काम कॉलेज कई माध्यमों से कर सकता है। एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग, जैसे प्रतियोगिता दक्षता पहले शुरू की, वो बंद हो गई, बट हम अपने लेवल पर उसको कंटिन्यू करके दिखाया जा सकता है, हम कर भी सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जैसे साल की शुरुआत में करें और क्वार्टरली बेसिस पर भी करें। इसके अलावा फैकल्टी के लिए भी हम अपने लेवल पर ओरिएंटेशन फैकल्टी का कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज, लाइफ स्किल्स, योगा, फिटनेस, बहुत सारी चीजों की बात की है। मतलब स्किल्स डेवलपमेंट के लिए या एनहांसमेंट के लिए हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके दो बड़े अच्छे उदाहरण हैं। एक तो RSLDC का अगर कोई कोर्स राज्य सरकार की तरफ से हमने टेकअप किया हुआ है, वो इसका पार्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर नहीं किया है तो हम अपने लेवल पर अपने किसी एसोसिएशंस, हम जिन भी एकेडमिक, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं, तो हम जिन भी एकेडमिक संस्थाओं से, एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, या कोई और ऐसी संस्थाएं जो हमसे जुड़ करके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, फाइनेंस, एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, HR, इन सब से रिलेटेड जो करवाएं, वो हम सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और लैंग्वेज टीचर्स तो लैंग्वेज का कोर्स साल भर चला सकते हैं, ग्रुप्स में, बैचेस में 5 या 10 या 15 या 30 बच्चों के ग्रुप को लैंग्वेज ट्रेनिंग देने का काम तो हम थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स भी ऐसा है जिसको हम पूरे साल चला सकते हैं। और फिजिकल फिटनेस में अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स ग्राउंड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो योगा और इंडोर गेम्स तो एटलीस्ट, या आउटडोर जितनी भी जगह हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए, या कहीं बाहर से जो हमारे शहर में या जगह पर कोई ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां हम ले जाकर बच्चों को गेम्स और स्पोर्ट्स का काम करवाते हैं, उसको भी हम इसमें इंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास हमारी अपना स्पोर्ट्स एरिया नहीं है, बट हम स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। 12th क्वेश्चन जो है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल से रिलेटेड है। इस प्रश्न में हमारा बहुत इजी सा आंसर तो ये होता है कि कोई कंप्लेंट आई नहीं तो कोई ग्रीवेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है, और ग्रीवेंस नहीं आती तो रिड्रेसल का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल का जो कॉन्सेप्ट है, फिर चाहे वो UGC का हो चाहे सरकार का हो, उस से रिलेटेड सारे के सारे नोटिसेस, ब्रोशर्स, कैटलॉग्स को रखना है, रेगुलर मीटिंग्स दिखानी है, और स्टाफ काउंसिल स्टूडेंट काउंसिल से रिलेटेड जो भी हमारे पास फीडबैक आता है बच्चों के माध्यम से,
फिर चाहे वो कॉलेज में फैसिलिटीज को लेकर हो, फर्नीचर को लेकर हो, पीने के पानी को लेकर हो, उन सबको हम ग्रीवेंस मानते हुए उन ज्ञापन को उसके निस्तारण की प्रक्रिया तक ले जाकर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी का काम की तरह से हम उसको बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार का जो संपर्क पोर्टल है, विमेन के रिलेटेड जो विशाखा के अलग अलग टाइम समय समय पर जो भी गाइडलाइंस आती हैं, या बच्चियों को जेंडर जो गर्ल्स हैं उनको बार बार इससे अवेयरनेस कैंप या लेक्चर्स करवा के हम उस एक्टिविटी को ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी की एक्टिविटी के अंडर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। 13th जो क्वेश्चन है वो सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव्स को लेकर है, जिसमें पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस की बात है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा जो भी संविधान से रिलेटेड, हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड जो भी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, उस पर अगर हमने किसी एक्सपर्ट टॉक करवाई है किसी की, या इवन प्राचार्य ने ही एक्सपर्ट टॉक से बच्चों का मार्गदर्शन किया है, उस तरह की एक्टिविटी, और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो एक्टिविटीज जो हमको करवानी ही होती हैं, वो सब इसका पार्ट हो सकती हैं। 14th जो क्वेश्चन है वो अगेन बहुत स्पेसिफिक है, और 15th भी बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि ये संस्था से ही रिलेटेड है। हर संस्था की अपनी एक डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, एक डिस्टिंक्टिव फीचर, फिर चाहे वो रूरल कॉलेज है तो उसका रूरल कॉलेज होना ही अपने आप में डिस्टिंक्टिव फीचर है, ट्राइबल एरिया में लोकेटेड है तो उसका ट्राइबल्स को डील करना ही अपनी डिस्टिंक्टिव फीचर है। इन सब डिस्टिंक्टिव फीचर्स को हम समझ करके अपना स्ट्रेंथ की तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रेंथ का काम भी करता है और चैलेंज का काम भी करता है। कम स्टाफ, कम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम जो अचीव कर रहे हैं वो सब हमारे स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, और हमारी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है जिसको हमें अपने वेब पेज पर या वेबसाइट पर भी प्रोजेक्ट करना होता है। अब बहुत क्विकली 2 मिनट में बात करती हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे हम आज से बनाना स्टार्ट करते हैं, पैक की तैयारी स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सुनील सर ने जिनकी बात की थी उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, रिपीट नहीं करूंगी, बट जैसे एशिया का सर्टिफिकेट हमारे पास होना ही चाहिए। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो परमानेंट है चाहे टेम्पररी है, बट फिर भी हमारे पास, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की हम टेम्पररी एफिलिएशन की फीस भी भरते हैं तो वो टेम्पररी एफिलिएशन का भी जो लेटर यूनिवर्सिटी दे रही है वो डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन सुनील सर ने बात कर ली थी। अब चौथे पॉइंट पे जो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस में हमने रिपोर्ट्स की बात की कि हम हर क्वेश्चन के आंसर में एक रिपोर्ट अपलोड करनी है। उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ऑफिस ऑर्डर होना चाहिए जिसके तहत हमने उस एक्टिविटी को इनिशिएट किया। उसके बाद जो हमने बच्चों के लिए नोटिस लगाया वो भी उसमें आना चाहिए फाइल में। हमारे किन किन बच्चों ने, कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कौन से टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनकी लिस्ट, इस कार्यक्रम को करवाने के पीछे का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स, उस कार्यक्रम से रिलेटेड जियो टैग्ड फोटोज के साथ उनके कैप्शंस भी और डेट भी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन सब उस कार्यक्रम या उस इवेंट से रिलेटेड जो भी हमने हमारा मीडिया में या अखबार में उस एक्टिविटी से रिलेटेड न्यूज आई है उसकी कटिंग भी, ये सारा का सारा एक बंच बन के हमारी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी, जिसको हमें कलर्ड में या सॉफ्ट कॉपी में रखना है, क्योंकि जब हम अपलोड करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय कलर्ड अच्छा इंप्रेशन देता है, तो सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ बना के हम अपलोड करते हैं। क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जैसा सुनील सर बता चुके हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 और 10, इसमें आपके जो क्वालिटेटिव वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम अपलोड वहां पर करें तो कोलैबोरेट जरूर करें कि वहां कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना डाल दें जो यहाँ जो हम कह रहे हैं उससे भिन्न हो या उससे कॉन्ट्रडिक्टरी हो। हमारी वेब पेज HTE का या अगर हमारी पर्सनल वेबसाइट इंस्टीट्यूशन की बनी हुई है, हर दिन जो एक्टिविटी हम करवा रहे हैं और हर इवेंट जो हम रोज करवा रहे हैं, उस इवेंट को अपलोड करना, उसी दिन अपलोड करना, उसकी प्रायर सूचना भी और होने के बाद की सूचना भी,
ये एक मैंडेटरी, एक रिचुअल की तरह से हमें करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा, लर्निंग आउटकम्स, कोर्स आउटकम, पीओ एंड पीओएस, वो हमारे वेब पेज पर और वेबसाइट पर मैंडेटरली अपलोड होना ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। एक सिर्फ जो मैं जब क्वालिटेटिव की तैयारी कर रही थी और पैक के बारे में पढ़ रही थी या नैक की प्रक्रिया से जुड़ी थी, तो मुझे ध्यान आया कि नैक सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं है कि हमारे पास जो है हमने आंसर लिख दिया और नंबर मिल गए। नैक का मतलब है या पैक का मतलब है हम अपने आप से कुछ इनिशिएट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें, सिस्टमैटिक रखें, तैयारी शुरू करें और सब साथ मिलकर हाईएस्ट ग्रेड्स की तैयारी करें। इसी विश्वास और विशेष के साथ मैं अपनी बात को एंड करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच दिव्या मैम। आपका हर बार की तरह आपका प्रेजेंटेशन, मतलब जितने बैठे हैं यहाँ पर, सिर्फ मैं नहीं, उन सभी की तरफ से ही कह रही हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन, आपका समझाने का तरीका, आपका जो एक उत्साह है, वो हमारे इतने हम वर्कशॉप्स करा चुके हर बैच के साथ बढ़ता ही है। सिर्फ इसीलिए कि नैक हो जाए, किसी भी तरह से हम नैक कॉलेजेस का करवा सकें, बेहतर उनको ग्रेड दिलवा सकें। और अब चूंकि ये पीएससी का और हमें एक तरीका मिल गया है, तो हम इसके थ्रू हम प्रयास कर सकें। हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाएं उससे पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी। मुझे भी एक मंच मिला है, थोड़ा सा मैं भी बोल लूं। पहली चीज तो ये कि जैसा सुनील सर ने भी कहा, जैसा दिव्या मैम ने भी कहा, आपको बता दें पीएससी अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो फॉर्मली लॉन्च नहीं हुआ है, केवल अभी डिस्कशन प्रोसेस पे चल रहा है, लेकिन नैक उसको जल्दी लॉन्च करेगा। और जैसा मैनुअल में क्लियर कट लिखा है कि लास्ट कंप्लीट एकेडमिक ईयर की वो बात करेंगे नैक का। यदि आपको पता होगा और यदि नहीं पता है तो बता दूं, नैक जो है वो अपना एकेडमिक सेशन मान के चलता है जून टू मई। राजस्थान में हम लोग जनरल एजुकेशन कॉलेजेस के लिए एटलीस्ट हमारा सेशन होता है जुलाई टू जून, लेकिन नैक जो है वो अपना सेशन मान के चलता है जून टू मई। इसका मतलब है 31 मई 2022 को ये सेशन समाप्त हो जाएगा, 21-22 वाला सेशन समाप्त हो जाएगा। तो यदि हम 31 मई से पहले पहले कर लेते तो हमारा लास्ट कंप्लीट एकेडमिक सेशन होता 20-21। लेकिन अभी तक चूंकि पीएससी लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो हमें बिल्कुल नहीं अंदाजा है कि वो कब लॉन्च होगा। उन्होंने कहा है जैसे ही लॉन्च होगा वो हमें सूचित करेंगे, ऑब्वियसली नैक की वेबसाइट पर भी आ जाएगा वो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो जून में लॉन्च करें, मतलब अभी मई में शायद ना लॉन्च करें, हो सकता है कर भी दें, हमें नहीं अंदाजा है। लेकिन हमें तैयारी अब इस बात की भी रखनी पड़ेगी कि अगर वो जून में लॉन्च करते हैं तो फिर हमारा लास्ट एकेडमिक सेशन हो जाएगा 21-22। 21-22 का अर्थ ये है, अभी तक हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप तैयारी रखिए 20-21 के हिसाब से, क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी आ चुके थे। अगर वो अभी लॉन्च होता है तो वेल एंड गुड। जो कॉलेजेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हम उनकी और सहायता करेंगे और वो अपने 20-21 वाले डेटा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि अभी मई में नहीं लॉन्च होता है, जून जाता है, तो जून का मतलब है कि फिर सेशन हो जाएगा 21-22 वाला। और फिर 21-22 वाला सेशन मतलब अभी तक राजस्थान में नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स शुरू ही नहीं हुए हैं, शुरू होंगे, समाप्त होंगे, रिजल्ट्स आएंगे, ये लंबी प्रक्रिया गई अब। और हमें कंप्लीट सेशन चाहिए, कंप्लीट सेशन मतलब रिजल्ट डिक्लेयर तक का हमें डेटा चाहिए, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन में टाइम लगेगा। तो और भी बढ़िया है, अगर अभी हो जाए तो भी हम बहुत खुश हैं, और यदि थोड़ा सा डिले हो जाए, हमें बाद में करना पड़े, तो हम और भी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है अब तैयारी कर लेने का। अभी एटलीस्ट मई तक में हम अभी आज 27 अप्रैल है, हमारे हाथ में 1 महीना और 3 दिन है। हम इस 1 महीना 3 दिन में कम से कम कुछ एक्टिविटीज प्लान आउट करके और हम इसको कर सकते हैं, हम अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक अभी हमने 22 तारीख को एक सर्कुलर्स पे, HTE सर्कुलर्स पे हमने एक सर्कुलर हमने डाला था, एक लेटर डाला था वेब पेज के अपडेशन का। मेरी आप सबसे विनम्र विनती है
कि वेब पेज अपडेशन मैंडेटरी है। आपने अभी तक सारा सुना होगा, दिव्या मैम को भी और सुनील सर को भी, आपने पढ़ा भी होगा। नैक आपके यहाँ आने से पहले आपका वेब पेज देखेगा और वेब पेज पर जो जो अपलोडेड है सिर्फ उसी के आधार पर ही आपकी मार्किंग भी करेगा। और ऐसी कोई भी चीज महाविद्यालय में नहीं है जो नैक के सामने पेश नहीं की जा सकती। हमने अपने लेटर के साथ पूरा एक टेंटेटिव, एक सजेस्टिव साइट मैप भी दिया है कि उसके आधार पर आप अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन इन द सेंस, वेब पेज आपका ऑलरेडी HTE सर्कुलर्स पे बना हुआ है HTE की साइट पर। आप उसमें ऊपर के मेन मेन्यू की जो बंदिश है 8-9 तक की, वो आप रखते हुए उसमें सब मेन्यूज बनाएं। आपके यहाँ के जो भी वेब पेज के नोडल अधिकारी हैं उनको इस बारे में, जैसा हमें IT सेल ने बताया, आप उन वेब पेज नोडल अधिकारियों को इस बात की टेक्निकल ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। यदि कोई आपको इसमें टेक्निकल समस्या है, आप पत्र लिखें, आप बात करें, जो हमारा IT सेक्शन है, आयुक्तालय का जो IT सेक्शन है वहां पे बात करें। उसकी एक प्रतिलिपि आप हमें अवश्य भेज दें ताकि हम भी अपने लेवल पर उसको परस्यू कर सकें। लेकिन ये कार्य आप 5 तारीख तक आवश्यक रूप से कर लें अपने वेब पेज के अपडेशन का, एज पर द सजेस्टिव साइट मैप। याद रखिए वो केवल सजेस्टिव है। यदि आप उसमें कुछ और बढ़ाना चाहें, घटाइएगा तो मत, लेकिन यदि कुछ और बढ़ाना चाहें, कोई आपके पास और सजेशंस हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें बताएं। हम उसको और भी आगे बेहतर करने का हम और प्रयास करेंगे। किंतु ये कार्य 5 मई तक अवश्य कर लें, क्योंकि 6 मई को कमिश्नर मैडम इसकी रिव्यू मीटिंग लेंगी और उसमें कॉलेज वाइज स्टेटस वो स्वयं देखेंगी। तो इसलिए आवश्यक है कि आप इस कॉलेज के वेब पेज को अपडेट कर लें। एक चीज जो अभी इसमें सवाल में भी आया है, हम आगे भी मैं उसमें भी ले लूंगी। IQAC के बारे में एक किन्हीं सज्जन ने पूछा था कि एक ही मेंबर है, IQAC हम गठित नहीं कर सकते। हम बारंबार कह चुके हैं कि IQAC गठित कीजिए। नैक की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। IQAC को आप इतना रिजिड होकर के मत बांधिए, अप्रोच वो मत रखिए कि या तो 0 है या फिर हम पूरा 100% पे जाएंगे। 100 नहीं ला सकते तो हम तो 0 पे ही रहना पसंद करेंगे, नहीं, आगे कदम तो बढ़ाइए। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो है वो बेसिकली एक मार्गदर्शिका का काम करेगी। वो कॉलेज को एक गाइडेंस देती है। सिर्फ प्रिंसिपल की अकेले की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो कॉलेज का मार्गदर्शन करे या कॉलेज के लिए डिसाइड करे। मान लीजिए आपके कॉलेज में एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल ही है स्वयं, कोई बात नहीं। आपने अगर नैक का पूरा आपने देखा हो सिस्टम, तो उसमें कुछ टीचर्स भी होते हैं। आपके यहाँ टीचर्स नहीं है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स तो हैं आपके साथ में। आप जिस एरिया में आपका कॉलेज है वहां पर कुछ प्रबुद्ध जन भी हैं, आपकी विकास समिति भी बनी होगी या बनने वाली होगी। इन सब लोगों को जोड़ करके सबको इंक्लूड करिए महाविद्यालय के विकास में। ये सब अपना अपना तरीके से योगदान देंगे। एक कमिटी गठित आवश्यक रूप से करें, और वो कमिटी शुरुआत में, अभी ये सत्र समाप्त हो रहा है, एक कमिटी गठित करके और उसकी एक मीटिंग कराइए। वो मीटिंग में ये डिसाइड करिए कि अगले सत्र में आप क्या दिशा देना चाहते हैं अपने महाविद्यालय को। आप एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाइए और फिर उसके बाद अगले सत्र में हर 2 महीने 3 महीने पर एक बार मीटिंग करा के उसका रिव्यू लीजिए कि जो आपने प्रस्तावित किया था, जो आपने सोचा था, वो कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ। हो गया, बहुत अच्छा, खुद को शाबाशी दीजिए। नहीं हुआ तो सोचिए कि क्यों नहीं हो पा रहा या क्या करा जा सकता है उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए। इसलिए प्लीज एक समिति का गठन कीजिए। ये हरगिज मत कहिए कि IQAC नहीं है। राज्यपाल महोदय के यहाँ से पत्र आया हुआ है, IQAC बनाना मैंडेटरी है हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो अभी ही एस्टैब्लिश हुआ हो तो भी बनाना जरूरी है वहां पर। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, UGC ऑलरेडी कह चुका है। तो इसलिए प्लीज आपको, मतलब हम आयुक्तालय से तो हम बोलते ही हैं, तो 4 जगहों से तो ऑलरेडी आ चुका। और भी अगर किसी का पत्र चाहिए तो वो भी बता दीजिए, वहां से भी भिजवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्लीज IQAC बना लीजिए। एक समिति का गठन करिए जो कॉलेज को दिशा निर्देश देने का कार्य करेगी। हम सवालों पर आते हैं जो जो अभी पूछे गए हैं। कुछ एक हाँ जी, इसमें जो सवाल आए, एक पहला सवाल ही यही था, जिन कॉलेज में केवल एक संकाय सदस्य है वहां IQAC का गठन कैसे करें, उसका मैं आपको जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ। 2020 से 2022 के बीच सारा स्टाफ बदल गया है, तो जून में 2022 में फैकल्टी मेंबर के नाम और काम बदल गए हैं। ऐसे में 2022 में स्टाफ की लिस्ट कौन सी रखें? वेब पेज पर वर्तमान फैकल्टी का नाम है। दिव्या मैम, आप एड्रेस करेंगे इस क्वेश्चन को?
वेब पेज पर तो मैम जो नाम वर्तमान फैकल्टी का है उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेब पेज तो हमारे अपने हाथ में होता है चेंज करना, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं और जो फैकल्टी अभी वर्तमान में मौजूद है हम उसको ही लिखें। नहीं, और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किस सत्र में कौन सी फैकल्टी काम कर रही थी, और पीछे से अगर डेटा चला आ रहा है और अगर हम पीछे के सत्र का डेटा दे रहे हैं तो उस सत्र में जो अवेलेबल था उसी को हमें लिखना होगा उस सत्र के लिए। जी। विद्या संबल अभ्यर्थियों को फुल टाइम फैकल्टी मानना है क्या? दिव्या मैम। विद्या संबल को नहीं, विद्या संबल को नहीं मान सकते हैं। 90% तक जब रहे विद्या संबल तो 90% वाली कैटेगरी में नहीं आता है, तो संविदा वालों को मानना है लेकिन विद्या संबल वालों को नहीं मान सकते। आप एक चीज ध्यान रखिए सब लोग, इस बारे में जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं ना, इसमें से मैक्सिमम सवाल यदि आपने मैनुअल देखा हो तो उन्होंने बहुत क्लियर कट इन सब चीजों के, उन्होंने जो अपनी एसओपी दी है उसमें उन्होंने बहुत क्लियर कट लिखा है कि जो भी फैकल्टी आपके 90% कोर्स कवर करा रही है वो उसको कंसिडर करते हैं। जब हमने अभी 6 अप्रैल को नैक के ही श्याम सिंह इंडा जी के साथ हमने अपनी वर्कशॉप कराई थी, आप में से बहुत लोग उसमें भी जुड़े होंगे, वहां पर भी ये मुद्दा उठा था और तब भी उन्होंने यही कहा था कि हमें आपके टाइटल से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी स्कीम के अंदर आपने क्या करा, वो आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक है, हमें मुद्दा एक ही चीज है कि कौन सी फैकल्टी 90% कोर्स कवर करा रही है, आप उसी को ही कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इस टाइप के जवाब जो हैं वो आपको सारे के सारे मैनुअल में निहित हैं, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। कैन आनंदम प्रोजेक्ट वर्क बी इंक्लूडेड इन क्वेश्चन नंबर 3? दिव्या मैम। क्वालिटेटिव क्वेश्चन में कर सकते हैं आनंदम को, क्वांटिटेटिव का अगर आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट और फील्ड वर्क है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मैम, मैं अगर आप कहें तो मैं पढ़ देती हूँ केवल। नो प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट्स इन कॉलेज। प्रोजेक्ट वर्क का मतलब यहाँ पर स्लैश लगा करके प्रोजेक्ट वर्क स्लैश इंटर्नशिप स्लैश केस स्टडी स्लैश डेजिटेशन, मतलब कोई भी इस तरह का स्लैश सर्वे, जैसे सोशियोलॉजी में हम कभी नहीं सोच सकते थे, मुझे पर्सनली नहीं पता था कि सर्वे मेथड से बाकायदा एक पेपर होता है जो सोसाइटी में सर्वे करवाकर उसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक जैसे सब्जेक्ट में भी मैंने प्रोजेक्ट वर्क देखा है करिकुलम में। फिर भी अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हैं तो वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो केवल प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड टू करिकुलम है, आपके करिकुलम में या सिलेबस में जो प्रोजेक्ट वर्क है उससे रिलेटेड है। और आनंदम जो है वो सोशियो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चन के जवाब में आएगा कि हम समाज के प्रति जो सोशियो कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या कर रहे हैं एक्टिविटी, आनंदम को आप बहुत अच्छे से वहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू वी पे फीस अगेन इफ वी गेट द पीएससी डन अगेन इन 6 months? आपने देखा होगा मैम, इसके बारे में बहुत क्लियर कट दिया हुआ है मैनुअल में। तो जो चीजें मैनुअल में हैं प्लीज मेरी इंसिस्टेंस यही है कि आप मैनुअल पढ़ें, आपको फीस दोबारा ही देनी होगी, वो एडजस्ट नहीं होगी आपकी। मैनुअल बहुत ध्यान से पढ़ें। नंबर 10 में वेबिनार को इंक्लूड किया जा सकता है क्या? वेबिनार से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं वो यूजीसी की गाइडलाइंस चलेंगी। आपका चाहे एफडीपी है, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, ये बहुत क्लियर है कि उसमें यूजीसी की गाइडलाइंस चलेंगी, नैक की अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं होती। मैनुअल में, पीएससी मैनुअल में बहुत क्लियर कट उन्होंने एफडीपी के लिए लिख रखा है कि एज पर यूजीसी जो आपका 1 वीक का एफडीपी होता है केवल वही मान्य होता है। जब अभी हमने 6 अप्रैल वाला वर्कशॉप कराया, हमने इंडा साहब से यही पूछा था कि हमारे कॉलेजेस प्रॉपर एफडीपी, बहुत कम कॉलेजेस हैं जो करा पाते हैं, लेकिन वो वेबिनार्स के या ट्रेनिंग, एक दिन की ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो क्या हम उसको, वो यूजलेस हो रही हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, यूजलेस कुछ भी नहीं है, आप उसको अपनी एक्टिविटीज में शो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एफडीपी के तौर पे उसको एक सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार देखिए। यदि कॉलेज का अपना भवन नहीं है तब क्या? तब कुछ नहीं, क्योंकि कॉलेज का अपना भवन होना मैंडेटरी नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, अपना घर होता है उसकी बात ही अलग है, उसके लिए कंसिडरेशन भी अलग है, लेकिन यदि नहीं भी है तो भी आप पीएससी के लिए जा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। हमने फॉर्म फिल कर दिया है बट फीस
29,500 शो हो रही है। सर कौन सा फॉर्म भर गए आप? तो IIQA भर गए शायद। जो भी कॉलेज है प्लीज उस फॉर्म के ऊपर सबमिट का बटन मत दबा दीजिएगा, फीस अभी मत भर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो भरा है 29,500 ये IIQA की फीस है। और IIQA मतलब जब आप फुल फ्लेजेड 5 साल के एक्रेडिटेशन वाले ग्रेडेड एक्रेडिटेशन पर आप जा रहे हैं, जो ग्रेडेड कराता है, जो प्रॉपर नॉर्मल नैक है वो होता है, उसके लिए IIQA पहला स्टेप है। जो आपका इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट, ये उसका पहला स्टेप है। बेसिकली आप नैक को अपने बारे में बताते हैं और उसको न्योता देते हैं कि अब हम तैयार हैं, तुम हमारा असेसमेंट कर लो। तो ये उसको न्योता होता है 29,500 में। अभी न्योता मत दीजिए, आप तैयार भी नहीं होंगे जो भी कॉलेज है। और बेसिकली हम PSC की बात कर रहे हैं, तो PSC के लिए तो जैसा मैं पहले बोल चुकी, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। और PSC की फीस वही 10,000 प्लस GST है। अस्थायी संबद्धता प्रक्रियाधीन है, तो क्या PSC के लिए आवेदन कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, जिसका भी सवाल है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। जब नैक कहता है PSC के लिए कि जिनको कॉलेजेस को एक सेशन कंप्लीट हो चुका है वो PSC में आ सकते हैं। अब ये हम सब जानते हैं कि परमानेंट एफिलिएशन तो 1 साल पे मिलता ही नहीं है ना। तो जब मिलता ही नहीं है तो इसका मतलब ही है कि टेम्पररी होगा। तो इसलिए आप आराम से PSC पे जा सकते हैं। हमारे कॉलेजेस जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड स्टेट यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड हैं, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। हम आराम से PSC के लिए जा सकते हैं, बशर्ते हमारी स्थापना को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका हो। सिर्फ स्थापना नहीं, पूरी जो प्रक्रिया है 1 वर्ष की, रिजल्ट्स तक डिक्लेयर हो चुके हों, तो उसमें संबद्धता स्थायी होना कोई आवश्यक नहीं है, हो भी नहीं सकता। 1 साल वाले कॉलेजेस को मिल ही नहीं सकती है। एक सवाल है, नैक से रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज के पास फंडिंग बजट की समस्या है। नैक का रजिस्ट्रेशन तो एक्चुअली फ्री हो जाता है। जो फीस होती है वो PSC के लिए होती है, या फिर अगर आप ग्रेडेड के लिए जाते हैं तो IIQA के लिए होती है। PSC ग्रेडेड के लिए तो अभी हम ये वर्कशॉप ही नहीं कर रहे हैं, और जो PSC है उसकी तो फीस 10,000 ही है। तो इतना तो आपकी विकास समिति में होगा ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना बड़ा कोई फंड ही नहीं है ये। अगर 10,000 भी नहीं है विकास समिति में तो फिर अभी रुक जाइए, थोड़ा सा आ जाने दीजिए विकास समिति में पैसा, फिर कर लीजिएगा। नहीं तो आयुक्तालय को एक पत्र लिख करके और मांग लीजिए आयुक्तालय से, अगर दे दे तो। बाकी फीस विशेष नहीं है, रजिस्ट्रेशन के लिए तो कोई भी फीस नहीं है। स्टूडेंट टीचर रेशियो मोर देन 200:1, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वाकई में, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। लेकिन अगेन ये आपके 25 सवालों में से 1 सवाल के नंबर निर्धारित करेगा। हम शुरुआत से कह रहे हैं ये एक समस्या है, लेकिन बाकी 24 जगहों पर हम स्कोर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो हमारी कमी है और जो हमारे हाथ में भी नहीं है उसको ठीक कर पाना, उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी। बाकी 24 चीजों पे कोशिश करते हैं स्कोर करने की। कल को हो सकता है वो कमी पूरी हो जाए तो बाकी 24 में स्कोर कर रखा होगा, तो PSC में भी अच्छे से हो जाएगा। नो प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, दिव्या मैम इसको जवाब दे चुकी हैं। रिसर्च आर्टिकल्स क्या ओनली UGC केयर लिस्ट वैलिड होंगे? एज पर मैनुअल बिल्कुल सिर्फ वही वैलिड होंगे। मैनुअल देखिए वो आपकी बाइबल, गीता, कुरान, आप जो भी मानते हो ना, वो मैनुअल को सामने रखिए। जो भी लोग PSC से इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी नैक का कर रहे हैं, हम तो रिकमेंड करते हैं कि हर जना इन्वॉल्व हो। इट्स अ टीम वर्क, ये कॉलेज का पूरे का मिला करके एफर्ट होता है। वो जो मैनुअल है 25 पेज का मैनुअल है, जिसमें पूरा फॉर्मेट भी है। आपको 25 पेज ज्यादा लगते हैं तो पीछे की जो SOPs हैं 4-5 पन्नों की, वो 4-5 पन्नों का प्रिंट आउट निकाल करके हर एक को बांट दीजिए कि इसको रट लो, इसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू करो जो जो चीजें इसमें लिखी हुई हैं। क्या विद्या संबल और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को इंक्लूड कर स्टूडेंट टीचर रेशियो शो कर सकते हैं? ऑलरेडी दिव्या मैम इसका जवाब दे चुकी हैं। For last session, how can we arrange geotagged photos? We have normal photograph without geotag. No issues, sir. हालांकि ये बात हम पिछले 6 साल से दोहरा रहे हैं कि फोटोज की जियो टैगिंग करिए, पर अभी भी तक अगर आपने नहीं करी थी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब प्लीज प्रण लीजिए कि आज के बाद ये सवाल नहीं आना चाहिए कि हमने जियो टैग नहीं करा था, क्योंकि अब आज 27/4/2022 के बाद से एटलीस्ट जितने महाविद्यालय यहाँ पर जुड़े हुए हैं
मतलब मेरे पास अभी वो कोई वो जलवल नहीं है, नहीं तो मैं प्रतिज्ञा करवा लेती कि अब आज के बाद आपके कॉलेज में जो भी कार्यक्रम होगा आप उसकी जियो टैगिंग कर लेंगे। लेकिन पिछली जो नहीं हुई भी है उसके लिए आप उसके ऊपर कैप्शन दीजिए, फोटो के ऊपर लिखने का ऑप्शन होता है हमारे पास, उसके ऊपर कैप्शन दीजिए, क्या कॉलेज का नाम है, क्या एक्टिविटी हो रही है और मतलब क्या वो शो कर रहा है पूरा, वो सारी चीजें उस पर शो करिए और फिर उसके बाद उसको सबमिट करिए। लेकिन प्लीज कोशिश ये करिए कि अब से जितनी भी फोटोग्राफ्स ली जाएंगी, और जैसा सुनील सर ने समझाया था बहुत इजी होता है, हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, आपको सिर्फ, हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे सिर्फ लोकेशन ऑन करनी है और फोटोग्राफ क्लिक करनी है। आप जब उस फोटो को अपने पीसी पे शिफ्ट करेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, आपको लैट लॉन्ग दिख जाएगा। ये फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल है, और भी ज्यादा आसान होता है। एंड्रॉयड हो चाहे आईफोन हो, बहुत सारे फ्रीली डाउनलोडेबल एप्स होते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट्स को शो कर देते हैं, स्टैंपिंग कर देते हैं। ऐसे अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो, आप पर्सनल पे मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालिए, मैं आपको वो, मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में अभी किसी भी ऐप को नहीं रिकमेंड करूंगी, लेकिन आप मुझे पर्सनल पे भेजिए तो मेरे को जो पता है एटलीस्ट मैं वो आपके साथ शेयर कर लूंगी। तो वो आपको हम मतलब आप अपने आप भी ढूंढ सकते हैं, गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे फ्रीली डाउनलोडेबल एप्स हैं जिनसे आप सिर्फ उस ऐप को डाउनलोड करके उस पर अपने कॉलेज के लोकेशन की सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप फोटो खींचिए, वो अपने आप ही उसके ऊपर ठप्पा मार के दे देगा कि आपका लैटिट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है, टाइम इतना है, जगह इतनी है, कॉलेज का नाम ये है, सब आ जाएगा उसमें अपने आप। तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा है हमारे पास रिसर्च सेंटर का उल्लेख कहाँ करना है, दिव्या मैम इस पर आप प्रकाश डालेंगे। मैम रिसर्च सेंटर का उल्लेख देखिए आप कई जगह कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस रिसर्च सेंटर को बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे जो स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड का 2nd नंबर क्वेश्चन है, इसके अलावा आईसीटी वाला जो क्वेश्चन है, इसके अलावा जहां फैसिलिटीज का क्वेश्चन है, इन तीनों चारों जगह पर हम रिसर्च सेंटर का उल्लेख कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं और वहां कौन से बच्चे उस रिसर्च सेंटर को एसेस कर रहे हैं, पीजी वाले कर रहे हैं या सिर्फ फैकल्टी कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं जहां भी कम लगे कि हमारा यहाँ थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं, उसको आप वहां यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। इन्हीं का ही जो अगला था, प्लीज टेल इफ अ कॉलेज हैज रिसर्च सेंटर देन इट विल कम अंडर विच क्वेश्चन, वो ऑलरेडी कवर हो गया। अगला सवाल है, मैम मैं कॉलेज में अकेला संकाय सदस्य हूँ, IQAC में अन्य सदस्य के रूप में किन को जोड़ सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं इस चीज को आंसर कर चुकी हूँ। मैं फिर कह रही हूँ आपको, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, यदि आपको इस वर्कशॉप के बाद भी कोई समस्याएं हैं, कोई भी आपको कोई डाउट्स है, तो प्लीज जो हमारे रिसोर्स पर्संस जुड़े हैं आप इनसे बात कर सकते हैं। विनती सिर्फ इतनी ही होती है कि कार्यालय समय में बात करें। सबके अपने परिवार होते हैं तो कुछ समय परिवार को भी दे सके, इसलिए कार्यालय समय में बात करिए। हम जितने भी यहाँ पर SLQAC में बैठे हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो आप हम में से किसी से भी आप व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। फिर एक सवाल आया है, प्लीज टेल अबाउट रिसर्च सेंटर ऑल्सो, एज वी हैव रिसर्च सेंटर देन वेयर टू मेंशन इट। अभी मैम ने जवाब दे ही दिया इसका। और किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लिख दें, अन्यथा हम आज की अपनी इस कार्यशाला को हम समाप्ति की तरफ लेके चलें। हमारी आपसे पुनः यही विनती है कि हम सब लगे हुए हैं इसी प्रयास में कि राजस्थान में, जैसा मैंने कल वाली वर्कशॉप में भी कहा था, हमारी स्थितियां खराब है NAAC के एक्रेडिटेशन को लेकर के। हम हिंदुस्तान भर में सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे से भी शायद कोई नीचे पोजीशन होती हो तो हम उस पर गिरने को भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि हमारी हालत वाकई में बहुत चिंताजनक, बहुत खराब हालत है हमारी। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में हम देश में नंबर 1 पर हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस में हम देश में नंबर 4 पर हैं, पर एक्रेडिटेशन के मामले में हम सबसे नीचे, हम नंबर 1 पर हैं पर नीचे से। तो स्थितियां हमारी बहुत खराब है। तो प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि जो कॉलेजेस इसमें हमने जोड़े, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो 2015 या उससे पहले के एस्टैब्लिश्ड है। तो आप सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर एक बार भी एक्रेडिटेशन नहीं हुआ है तो आप PSC के लिए तो तैयारी करिए ही, साथ साथ अपनी SSR के लिए भी तैयारी करिए।
याद रखिए पीएससी का बेसिक डॉक्यूमेंट कहता है कि इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी साइकिल ऑफ रूटीन एक्रेडिटेशन। इसका अर्थ यह है कि आपका रूटीन एक्रेडिटेशन के लिए आप साथ में पैरेलल चल सकते हैं, पीएससी उसमें कहीं पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आपके पास। लेकिन पीएससी लेने से 1-2 साल की विंडो मिल जाती है, कम से कम आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है जिसमें आप प्रॉपरली एसएसआर को तैयार करके और फिर आप हमें भेज सकते हैं एसएलक्यूएसी को। याद रखिए जब भी आप एसएसआर अपनी करेंगे तो एसएसआर आप पहले एसएलक्यूएसी को भेजेंगे और एसएलक्यूएसी उसको अपने असेसर से चेक करा के आपको सजेशंस देगा, आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है। उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद फिर आप फाइनली नैक के पोर्टल पर उसको अपलोड करते हैं। पर वो सारी बातें एसएसआर की हैं। अभी हम बात यहाँ पर पीएससी के लिए कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने कॉलेजेस आप लोग कर सकते हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कमिश्नर मैम तो खैर हमें जोर से ही कह रही हैं कि नहीं कराना है, हमें सबको करवाना है, लेकिन हम आपसे सिर्फ एक विनती कर रहे हैं कि जितने कॉलेजेस आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस हिसाब से तैयारी करिए। जिन पॉइंट्स पे आप कम स्कोर कर पा रहे हैं, सबसे पहले अपना स्व मूल्यांकन करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए, देखिए कि आपके क्वांटिटेटिव में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वालिटेटिव में कितने आ रहे हैं और टोटल मिला के कितने आ रहे हैं। क्योंकि ये याद रखिए 50 में से कोई बाइफर्केशन नहीं है कि क्वांटिटेटिव में इतने होने चाहिए और क्वालिटेटिव में इतने, 50 में से 20 होने चाहिए टोटल। लेकिन ये भी याद रखिए कि 20 हम अगर गणना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि नैक भी उसको 20 मान ले। तो इसलिए ये सब चीजें सोच करके और फिर अपना सेल्फ असेसमेंट करके अपने आप सोचते हुए, राय लेते हुए अपने साथ वालों से, और उसके बाद जुडिशियसली फिर अप्लाई करना है हमको पीएससी के लिए वंस इट इज लॉन्च्ड। तो मेरे ख्याल से अब और किसी के कोई आ नहीं रहे हैं सवाल। सो थैंक यू दिव्या मैम एंड थैंक यू सुनील सर। सुनील सर अपना एक बार आप कैमरा वापस ऑन कर लें, लोग आपको एक बार पुनः देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आप दोनों जनों को आप लोगों ने इतना समय दिया, इतने अच्छे से समझाया। सुनील सर ने हाथों हाथ अपना पीपीटी शेयर कर दिया और दिव्या मैम ने हमें एश्योरेंस दिया है कि वो हमें तो पूरा एक लिस्ट ऑफ जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो पूरा बना करके हमें एग्जॉस्टिव। सर एक किसी ने भेजा है, मैम हमें आयुक्तालय से केवल निर्देश दिए जाते हैं, हमारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जाता। सर ये तो गलत बात है, अभी हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो बहुत गलत बात है भाई। हम इतनी देर से फालतू ही बोल रहे हैं क्या? इतने सारे सवालों के अभी जवाब दिए। और कोई सवाल है जो हमसे संबंधित है तो कृपया आप व्यक्तिगत दूरभाष पे भी आप बात कर लें, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आयुक्तालय की अन्य किसी शाखा से संबंधित है तो सॉरी, उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल और हम उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। सो एनीवेज थैंक्स टू दिव्या मैम एंड सुनील सर। और कल हम आपको और तकलीफ देंगे। उसके बाद सुनील सर को हम थोड़े दिन फ्री छोड़ेंगे क्योंकि उनके कॉलेज की नैक विजिट करवानी है उनको। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन। उम्मीद है आप सब लोगों को इससे कुछ फायदा हुआ होगा इस वर्कशॉप से। और आपकी अगर और भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज उस चीज का आप हमें व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क करके उसका आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।